चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। सभी पात्र, स्थान, घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या जगह से कोई समानता मात्र संयोग है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की शक्ति देता है। एपिसोड 41। द्वार के पार खुलते प्रदेश में कदम रखते ही उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि परीक्षाओं के नियंत्रित वातावरण से बाहर देवलोक की असली जमीन कितनी अनिश्चित और जीवित लगती है। दूर तक फैली घाटियां, कहीं काले बादलों से ढके पर्वत, कहीं सुनहरी घास से भरे खुले मैदान, और बीच बीच में उभरे विशाल पत्थर मीनारें, जिन पर पुराने चिन्ह हल्के हल्के चमकते थे, जैसे यहां से बहती शक्तियां अदृश्य नियमों के साथ हर दिशा में फैल रही हों। तीनों साथ चलते रहे और हवा के साथ तरह तरह की आवाजें कानों तक पहुंची। कहीं किसी अकादमी में प्रशिक्षण की कड़क ध्वनि, कहीं बाजारों में नीलामी की फुसफुसाहट, और कहीं दूर से आती परछाइयों की सी धीमी कराह। तंत्र स्वर अब उतना स्पष्ट नहीं, पर मौजूद था, मानो छाया में छिपकर केवल जरूरी क्षणों में ही बोलना चाहता हो। रास्ते में पहली बार उन्हें छोटे छोटे दलों के लोग दिखाई दिए, कुछ घायल, कुछ चिंतित, कुछ सामान बांधते हुए। सभी के चेहरों पर आने वाले दिनों की बेचैनी। एक बुजुर्ग ने उन्हें रोककर कहा, ऊपर वाले प्रदेशों में अजीब नियम लागू हो रहे हैं। नीलामी घर अचानक नई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और कुछ दलों ने अपने क्षेत्रों तक दूसरों का प्रवेश सीमित कर दिया है। दक्ष ने ध्यान से सुना। उसे तुरंत संयम तंत्र में अपने निर्णय की याद आई, जैसे इस निर्णय की तरंगें अब बाहरी दुनिया में छोटे छोटे बदलाव बनकर उभर रही हों। वे आगे बढ़े तो एक चौड़ा चौराहा मिला, जहां 3 अलग अलग दिशा चिन्ह थे। एक पर अकादमी क्षेत्र, दूसरे पर नीलामी गुहा, और तीसरे पर सीमांत पर्वत। कुछ क्षण वे खामोश खड़े रहे, क्योंकि हर दिशा अलग कहानी और जोखिम का संकेत दे रही थी। तभी पास में खड़े 2 युवा साधकों की बातचीत कानों में पड़ी। सुना है, अकादमी में अब नई सील परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें तत्वीय शक्तियों को ताले की तरह बांधना सिखाया जाता है। दूसरा बोला, और नीलामी गुहा में इस बार एक दुर्लभ प्राणकोर आने वाला है, जिस पर कई दल नजर गड़ाए हुए हैं। वन्या ने धीमे स्वर में कहा, जो भी हो रहा है किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा लगता है। शौर्य ने चारों ओर की हलचल देखकर जोड़ा, और शायद हमें यह जानना होगा कि यह तैयारी किसके हक में होगी और किसके खिलाफ। उन्होंने तय किया, पहले अकादमी क्षेत्र की ओर चलना सही होगा, क्योंकि वहां से आने वाले बदलाव सीधे भविष्य के योद्धाओं और नियमों को प्रभावित करेंगे। रास्ता चढ़ाई वाला था, दोनों ओर पत्थर की दीवारें, जिन पर पुराने नायकों की कथाएं उकेरी थीं। पर कई जगहों पर वे कथाएं अधूरी कर दी गई थीं, मानो किसी ने जानबूझकर कुछ हिस्से मिटा दिए हों। प्रवेश द्वार पर पहरेदार खड़े थे, कठोर पर थके हुए। उन्होंने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और केवल इतना कहा, अंदर जो देखोगे उसके लिए खुद को तैयार रखना। अकादमी के भीतर वातावरण बदला बदला था। प्रशिक्षण मैदानों में तेज आवाजें नहीं, बल्कि नियंत्रित ठंडी शांति। कई विद्यार्थी गोल घेरे में बैठे थे, और उनके सामने खड़े गुरु उनके हथेलियों पर जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी की छोटी छोटी लपटें जगा बुझा रहे थे। गुरु ने कठोर स्वर में कहा, शक्ति का पहला नियम, उस पर पूरी मुहर लगाओ, ताकि वह कभी तुम्हारे खिलाफ ना लौटे। एक विद्यार्थी से चूक हुई। अग्निलहर अचानक तेज उठी, पर उससे पहले कि वह बाहर फैले, गुरु की मुहर ज्योति ने उसे बांधकर बुझा दिया। दक्ष ने यह दृश्य देखकर सोचा, यह प्रशिक्षण सुरक्षित लगता है, पर कहीं यह अत्यधिक भय पैदा करके स्वाभाविक विकास को रोक भी सकता है। तभी अकादमी प्रधान आए। उनका चेहरा शांत, पर निगाह में चिंता। हाल के हादसों के बाद हमें नियम बदलने पड़े, उन्होंने कहा। कुछ शक्तियां नियंत्रण से बाहर जा रही थीं। वन्या ने सम्मान से पूछा, पर क्या इससे विद्यार्थियों का भरोसा टूट नहीं जाएगा? प्रधान ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, हमें उम्मीद है कि नहीं, पर यह भी सच है कि कुछ चालें बाहर से हमें धकेल रही हैं। ये कहते ही उन्होंने एक कक्ष की ओर इशारा किया। तुम्हें कुछ दिखाना होगा।
भीतर लाया गया। एक बंद कांच कक्ष जिसके केंद्र में छोटा सा क्रिस्टल गोला रखा था। उसमें काली लहरें घूमतीं और कभी-कभी किसी छात्र की आभा से टकराकर उसे बेचैन कर देतीं। प्रधान ने धीमे से कहा, यह छाया बीज जैसा व्यवहार करता है। किसी अज्ञात नीलामी से आया था जिसने इसे सक्रिय कर दिया। दक्ष के भीतर ठंडी सनसनी दौड़ गई। यह वही अंधकार था जिसने पहले तंत्रों को भेदने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रधान को चेताया, इसे यहां रखना सुरक्षित नहीं। यह नियमों के भीतर से ही व्यवस्था को बदल सकता है। तभी कक्ष की दीवार हिली और बाहर से शोर उठा। कुछ विद्यार्थी बहस कर रहे थे। हमें इतनी ज्यादा मोहरें क्यों सिखाई जा रही हैं? अगर हर शक्ति पर ताला लगेगा तो हम सीखेंगे कैसे? प्रधान ने भारी मन से कहा, देख रहे हो, विश्वास टूट रहा है। तीनों ने समझ लिया, यह केवल अकादमी का मामला नहीं, बल्कि एक गहरी योजना है जो लोगों के दिलों में ही दरार डालना चाहती है। उन्होंने प्रधान से विदा ली और नीलामी गुहा की ओर बढ़े, जहां रास्ता नीचे उतरते उतरते अंधेरा और ठंडा हो गया, जैसे धरती के भीतर कोई बड़ा बाजार सांस ले रहा हो। प्रवेश कक्ष में अनेक दलों के प्रतिनिधि खड़े थे। कुछ चुप, कुछ फुसफुसाते, दीवारों पर लगी पट्टिकाओं पर आने वाली वस्तुओं की सूची, और उनमें सबसे ऊपर चमकता शब्द प्राणकोर, अज्ञात स्रोत। शौर्य ने बुदबुदाकर कहा, अज्ञात हमेशा सबसे महंगा और सबसे खतरनाक होता है। जब वे भीतर पहुंचे तो देखा, नीलामी मंच पर स्वर्ण जाल से ढका एक छोटा सा पात्र रखा था और उसके भीतर धड़कता प्राणकोर सचमुच दिल जैसा लगता। हर धड़कन के साथ हल्की रोशनी छोड़ता। लोगों के चेहरों पर लालच और डर साथ साथ थे। नीलामी घोषक ने आवाज उठाई, यह कोर किसी भी साधक की आभा को क्षणिक रूप से कई गुना बढ़ा सकता है, पर चेतावनी, गलत उपयोग जीवन के धागों को उलझा सकता है। दक्ष के मन में प्रश्न उठा, क्यों इसे यहां लाया गया और किसने ऐसी वस्तु इस समय घूमने दी? कीमतें बढ़ती गईं, बोलियां टकराईं और अंततः एक मुखौटाधारी ने भारी रकम के साथ इसे जीत लिया। वह चुपचाप उठा और बिना रुके निकास की ओर चल पड़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। यह व्यक्ति सामान्य नहीं, पर उसका चेहरा छुपा था। भीड़ के बहाने पीछे चलते हुए उन्होंने उसकी चाल का पीछा किया। वह नीलामी गुहा से निकलकर पिछली सुरंगों में मुड़ता गया, जहां रोशनी कम और सायों का दबदबा था। अचानक वह रुका और बिना पीछे देखे बोला, इतनी देर से पीछा व्यर्थ नहीं होगा। उसने मुखौटा धीरे धीरे उतारा, चेहरा शांत, पर आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। मैं किसी दल का प्रतिनिधि नहीं, मैं बीच वाले हूं, उसने कहा। हम उन वस्तुओं को वहां पहुंचाते हैं जहां उनसे सबसे बड़ा असर पड़ सके। वन्या ने तलवार की मूठ पकड़ी। और वह असर किसके लिए? वह हल्का मुस्कुराया, जो अराजकता से लाभ उठाए उनके लिए। वह मुड़ा और सुरंग की दीवार में बने छिपे द्वार में गायब हो गया, मानो यह केवल एक संदेश देने आया हो। दक्ष का दिल भारी हो गया। स्पष्ट था कि योजना केवल एक दल की नहीं, बल्कि ऐसे समूहों की है जो परछाइयों में काम करते हैं। उन्होंने तीसरी दिशा, सीमांत पर्वत की ओर बढ़ना तय किया, क्योंकि वहीं से अक्सर दैत्य पशु और दुर्लभ संसाधन आते हैं, और वहीं से कई खतरनाक बदलाव शुरू होते हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, हवाएं ठंडी और तेज, दूर दूर तक बर्फ जमे रास्ते और काले झुरमुट। बीच में एक पुराना चौकी घर मिला जहां कुछ योद्धा घायल बैठे थे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, ऊपर की दरारों से नई नई प्रजातियां निकल रही हैं, जिनकी आभा तत्वीय शक्तियों को बिगाड़ देती है। उसने दिखाया एक योद्धा की हथेली, जहां हल्की बिजली रेखाएं त्वचा के भीतर अनियंत्रित दौड़ रही थीं। दक्ष ने हाथ बढ़ाया, उसका कंगन शांत सा चमका। उसने ऊर्जा को स्थिर करने का प्रयास किया। कुछ पल बाद दर्द कम हुआ। योद्धा ने कृतज्ञता से देखा, कोई इन दरारों को खुला रख रहा है, वरना वे खुद बंद हो जाती। सीमांत पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शाम गहरी हो गई। आकाश नीला काला और बीच बीच में चमकती रोशनी, जैसे कहीं बिजली और बर्फ आपस में टकरा रहे हों। ऊपर एक संकरी चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा, दरार सचमुच जीवित सी थी। उसके किनारों से अंधेरी लताएं निकलतीं और आसपास की चट्टानों में घुसकर उन्हें कमजोर करतीं। वन्या आगे बढ़ी। उसने तलवार में अपना प्रकाश भरकर दरार के किनारे पर वार किया। छटाक से आवाज आई। कुछ लताएं जलकर राख हो गईं, पर बाकी और उग्र हो उठीं।
तंत्र स्वर पहली बार स्पष्ट बोला, यह दरार साधारण नहीं, इसे उस छाया बीज और प्राणकोर जैसी वस्तुओं ने भीतर से मजबूत किया है। दक्ष एकाग्र हुआ। उसने अपने भीतर की शांत लय को पकड़कर दरार के हृदय की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसे महसूस हुआ, भीतर से कोई फुसफुसा रहा है, खोल दो, ताकि शक्ति बिना रोक के बह सके। शौर्य ने पत्थर गाड़कर लताओं को थामना शुरू किया। अगर यह खुल गया तो पूरा क्षेत्र असंतुलित हो जाएगा। तीनों ने मिलकर काम किया। वन्या किनारों को काटती रही, शौर्य रास्ता स्थिर करता रहा, और दक्ष ने अपनी आभा से दरार के केंद्र में एक शांत चक्र बनाया। धीरे धीरे लताएं कमजोर हुईं, फुसफुसाहट धीमी, और आखिर दरार सिकुड़कर पतली रेखा रह गई। उसी क्षण ऊपर की चोटी पर काली आकृति दिखाई दी, पलक झपकते गायब हुई, पर उसकी आवाज हवा में रह गई। तुम हर दरार बंद नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ दरारें दिलों में भी बन चुकी हैं। रात की ठंड उन्हें हड्डियों तक चीरने लगी, पर उनके भीतर अदृश्य गर्माहट थी। उन्होंने एक खतरा कम किया था। नीचे लौटते समय दूर क्षितिज पर शहरों की टिमटिमाहट दिखी, और साथ ही कई जगहों पर उठता धुआं, जिसका अर्थ था कि दुनिया के अलग अलग कोनों में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं। सीमांत से उतरते ही उन्हें संदेश पक्षी मिला। उसके पैर में बंधी मुहर अकादमी प्रधान की थी। पत्र में लिखा था, जल्दी लौटो, क्योंकि नियमों में बदलाव के बीच कुछ विद्यार्थियों ने मुक्ति दल बना लिया है, जो मानते हैं कि हर शक्ति को बिना रोक इस्तेमाल करना उनका अधिकार है। तीनों एक दूसरे को देख समझ गए। यह वही दरार है जिसकी चेतावनी हवा में तैर रही थी, और शायद यह भीतर से अधिक खतरनाक होगी। उन्होंने कदम तेज किए, और जैसे जैसे वे नीचे की ओर लौट रहे थे, तंत्र स्वर बहुत धीमे पर साफ उनके मन में बोला, अब से हर चुनाव केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि दैवलोक की दिशा का संकेत होगा। देर रात जब वे पहाड़ की ढलान से नीचे पहुंचे, तो दूर अकादमी प्रदेश की तरफ लाल लपटें उठती दिखीं। न पूर्ण आग, न पूर्ण शांति, बल्कि संघर्ष का पहला इशारा। और उसी पल दक्ष को लगा कि शायद आने वाले अध्यायों में उन्हें सिर्फ परीक्षाएं नहीं, बल्कि लोगों के बीच टूटते भरोसे को भी संभालना पड़ेगा। एक ऐसा काम जो किसी भी तलवार से अधिक कठिन और किसी भी युद्ध से अधिक थकाने वाला होता है। द एपिसोड 42। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह गाढ़ा भी नहीं हुआ था कि अकादमी प्रदेश के आसपास की हवा अशांत होने लगी। नीचे घाटियों से आती लपटों की लाल आभा और ऊपर फैलता धुआं मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे कोई दबा हुआ ज्वालामुखी भीतर से फटने की कोशिश कर रहा हो। तीनों जब मुख्य द्वार के समीप पहुंचे तो देखा, प्रशिक्षण मैदानों के बीच कई विद्यार्थी जमा थे। कुछ के हाथों पर आग की लपटें, कुछ की हथेलियों पर घूमता जल, किसी के चारों ओर वायु की घूमती परत, और कुछ के पैरों के नीचे धरती हल्की सी कांपती। वे चिल्ला रहे थे, हम पर ताले क्यों लगाए जाए? यदि शक्ति दी गई है तो उसे रोकना अपराध है। दूसरी ओर गुरु और प्रहरी मुहर ज्योतियों के साथ उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, बिना चोट पहुंचाए, बिना उकसाए, पर हर मुहर किसी न किसी विद्यार्थी के भीतर और अधिक विद्रोह जगा देती। अकादमी प्रधान ने दक्ष को देखते ही आवाज दी, समय बहुत कम है। मुक्ति दल के कुछ लोग मुहर भंग कला सीखने की जिद पर उतर आए हैं, और यदि वे निषिद्ध गोदाम तक पहुंच गए तो कुछ ऐसा बाहर निकल सकता है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। इतने में भीड़ के बीच से एक आवाज कटीली चीख की तरह उठी। एक युवा, जिसकी आंखों में रोष और छाती पर हल्की सी काली रेखा चमकती। हमसे डरते हो, इसलिए ताले लगाते हो। आज हम अपनी शक्ति खुद आजाद करेंगे। उसने दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं। बिजली और अग्नि की मिश्रित लपटें आकाश में फटीं, और पल भर में कई अन्य हाथ भी उसके साथ उठ गए। वन्या आगे बढ़ी। उसने तलवार बाहर नहीं निकाली, बस ऊंचे स्वर में बोली, शक्ति डर से नहीं, समझ से बड़ी होती है। अगर इसे तुमने बेकाबू छोड़ा तो पहला घाव तुम पर ही पड़ेगा। युवक हंसा, कटु, हम पर पहले ही घाव पड़े हैं, इन नियमों ने दिए। उसी क्षण भीड़ के पीछे से कुछ छायाएं आगे आईं। चेहरे आधे ढके, चाल सधी हुई। स्पष्ट था कि वे सामान्य विद्यार्थी नहीं। वे फुसफुसाते हुए दिशा दे रहे थे। उधर, गुप्त कक्ष, वहीं से शुरू करो। तंत्र स्वर ने भीतर चेताया। यह विद्रोह अचानक नहीं, लंबे समय से बोया गया बीज है। शौर्य उन विद्यार्थियों के बीच पहुंचा।
उसने ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, पर अगर किसी की जान पर बनी तब मैं रोकूंगा। उसके शब्दों में ऐसा सच्चापन था कि कुछ चेहरों की कठोरता धीमी पड़ी, पर उसी पल पीछे से एक पत्थर उड़ा। किसी की जल्दबाजी, किसी का डर। वह शौर्य के कंधे से टकराकर गिरा। भीड़ में लहर उठी और हालात एक ही क्षण में नाजुक हो गए। दक्ष आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर हृदय लय की शांत आभा फैलाई। उसके कंगन से निकली नीली हल्की तरंग भीड़ के आर पार बहकर क्रोध की नोकों को थोड़ा मंद करने लगी। पर यह असर स्थायी नहीं। जैसे ही कुछ छाया चेहरों ने अपनी काली मुहरें चमकाईं, वहीं तरंगें विकृत हो गईं और कई युवाओं की आंखों में अजीब सा धुंधलापन छाने लगा। देखो, तुम्हारी मुहरें हमें दबा रही हैं। उनमें से एक लड़की चीखी, और अब हम इन्हें तोड़ना सीखेंगे। वह भागती हुई उस लंबे गलियारे की ओर दौड़ी जो निषिद्ध गोदाम तक जाता था। उसके पीछे 4-5 और। दक्ष ने वन्या और शौर्य को संकेत किया। तीनों बिना चोट पहुंचाए रास्ता रोकने के लिए बढ़े। गलियारे के बीच एक बड़ा सील कुंड था, जिस पर 4 तत्वों के चिन्ह उत्कीर्ण और उसे खोलने के लिए संतुलित आभा चाहिए थी। पर मुक्ति दल के युवा उस पर बिना लय के ताकत डालने लगे। कभी आग अधिक, कभी वायु का तूफान, कभी जल का दबाव। पत्थर कांपने लगा और कुंड के किनारों में दरार की नमी चमक उठी, जैसे कोई पुराना बंधन टूटने ही वाला हो। दक्ष ने पुकारा, रुको! अगर यह गलत तरह से खुला तो तुम्हारी अपनी शक्ति तुम्हारे ही खिलाफ लौटेगी। युवक बोला, डराने से कुछ नहीं होगा। और उसने बिजली रेखा सीधे सील पर मारी। सील तड़की, भीतर से काली भाप सी उठी। तंत्र स्वर कड़क पड़ा, यह वही छाया बीज का विस्तार है। वन्या ने तुरंत तलवार से प्रकाश की पतली धार बनाकर दरार पर रखी। प्रकाश और अंधकार के बीच तीखी सरसराहट। शौर्य ने दीवार पर दबाव डालकर कुंड को स्थिर रखने की कोशिश की और दक्ष ने चारों तत्वों की अलग अलग उथल पुथल को शांत लय में बांधने का प्रयास किया। तुम्हारी शक्ति गलत नहीं, पर उसका रास्ता गलत हो रहा है। उसने युवाओं से कहा, आओ इस कुंड पर एक साथ संतुलन डालो ताकि यह खुद बताए कि क्या सही है। कुछ क्षण के लिए संदेह और तर्क के बीच हवा अटकी रही। फिर वही लड़की जो सबसे आगे थी कांपती आवाज में बोली, अगर हम सच में दबाए नहीं जा रहे तो यह कुंड हमारे साथ क्यों नहीं बोलेगा। उसने हथेली आगे बढ़ाई। धीरे धीरे कुछ और हाथ आगे आए। दक्ष ने अपनी आभा की लय उन हथेलियों में बांटी। सौम्य, स्थिर। उनका क्रोध हल्का हल्का गर्म धुएं सा ऊपर उठा और कुंड के चिन्हों पर शांति की परत जमी। सील ने एक बार गहरी धौंकनी सी ली और फिर स्वयं खुला, लेकिन विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि खिलते फूल की तरह। भीतर रखा एक पुराना स्क्रॉल चमक उठा। उस पर शब्द उभरे, शक्ति को खुला रखना और उसे जिम्मेदार बनाना दोनों साथ संभव हैं। अकादमी प्रधान भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने स्क्रॉल पढ़ा और धीमे से बोले, यह पुरानी नीति थी जिसे किसी ने इतिहास से मिटा दिया। भीड़ में लहर बदली। जहां अभी तक विद्रोह की तीखी धार थी, वहां अब प्रश्न और थकान थी। मगर तभी गलियारे के सिरे पर एक छाया उभरी। बीच वाले जैसी चाल, ठंडा स्वर, बहुत अच्छा, एक दरार फिलहाल बंद कर दी। वह बोला, पर तुम ये नहीं समझते कि नियमों को लेकर शक एक बार दिल में घुस जाए तो वह खुद अपनी दरार ढूंढ लेता है। उसने काली मुहर हवा में फेंकी। मुहर दीवार में घुस गई और कहीं दूर अकादमी क्षेत्र के दूसरे कोने में हल्का सा विस्फोट सुनाई दिया। याद रखो, हम नियम नहीं तोड़ते, हम बस लोगों को एक दूसरे पर शक करना सिखाते हैं। इतना कहकर वह धुएं में खो गया। चारों ओर सन्नाटा। फिर दूर दूर से भागते पैरों की आवाजें। कोई घायल, कोई डरा, कोई भ्रमित। प्रधान ने गहरी सांस ली। आज हमने टकराव रोका, पर शक का बीज पड़ गया। दक्ष ने उन युवाओं की ओर देखा जो अब तक मुक्ति दल का हिस्सा थे। कुछ शर्मिंदा, कुछ जिद्दी, कुछ उलझन में। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी आजादी तुम्हारी है, लेकिन अगर उसके कारण किसी और की राह पूरी तरह टूट गई तो वह आजादी नहीं, अकेलापन बन जाएगी। लड़की ने आंखें झुका लीं। उसकी हथेली पर अभी भी बिजली की पतली रेखाएं चमक रही थीं, पर अब वे स्थिर थीं। इस बीच प्रधान ने निर्णय लिया, मुहर प्रशिक्षण जारी रहेगा, पर उसके साथ खुली शक्ति चर्चा भी होगी।
जहां हर विद्यार्थी अपनी शंका खुले में रख सके। यह सुनकर कई चेहरों पर राहत आई, जैसे किसी ने भीतर छिपे तूफान का रास्ता दे दिया। रात गहराती गई। आग की चमक धीरे धीरे कम हुई। घायलों की मरहम पट्टी, टूटी दीवारों की मरम्मत और थकान से भरी लंबी सांसें। हर ओर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें उम्मीद और डर दोनों साथ रहना सीख रहे थे। देर से तीनों प्रांगण के किनारे बैठ गए। उनके सामने शांत होती अकादमी और दूर दूर तक फैली जागती पहरेदारियां। शौर्य ने धीरे कहा, आज की लड़ाई तलवार से नहीं, शब्दों और भरोसे से लड़ी गई। वन्या ने सहमति में सिर हिलाया। और शायद आगे ऐसी ही कई लड़ाइयां होंगी। दक्ष ने आकाश की ओर देखा, जहां बिखरे तारों के बीच कभी कभी काली परछाई गुजरती सी दिखती, जैसे कोई दूर बैठा हर मोड़ पर नजर रख रहा हो। तंत्र स्वर बहुत धीमे बोला, दिलों की दरारें सबसे कठिन होती हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देती। उसी पल अकादमी के उत्तर टॉवर की घंटी बजी, धीमी पर गूंजती। संदेश था कि अकादमी प्रदेश के बाहर शहर की ओर जाने वाले मार्गों पर अजीब हलचल पकड़ी गई है। कुछ दल अपने अपने नियम सख्त कर रहे हैं और कुछ गुप्त समूह शहरों के बीच बार बार यात्रा कर रहे हैं। तीनों ने समझ लिया, अभी यह अध्याय खत्म नहीं, बल्कि फैल रहा है। वे उठे, थके, पर मन में नई स्पष्टता के साथ, क्योंकि आज उन्होंने यह जाना कि दैवलोक में सबसे बड़ी शक्ति केवल तत्व, अस्त्र, ज्योति या प्राणकोर नहीं, बल्कि वह भरोसा है जो लोगों के बीच पुल की तरह जड़ें बनाता है। और यदि कोई उस पुल को तोड़ना चाहता है, तो पहले उसे संभालना ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। देर रात, जब सब शांत प्रतीत होने लगा, उसी समय कहीं गहरे अंधेरे में वह अनदेखी आवाज फिर से सरक कर बोली, शाबाश। अब अगली चाल शहरों के बीच, जहां न तलवारें खुलकर उठती हैं, न नियम साफ दिखते, और दैवलोक की नजरों से छिपी शतरंज पर एक और मोहरा खामोशी से आगे बढ़ा। इस बार सीधे वहां, जहां सुबह होने पर हजारों साधक अपने दिन की शुरुआत बिना यह जाने करेंगे कि उनके कदम किस अदृश्य योजना का हिस्सा बन चुके हैं। एपिसोड 43। भोर की पहली नीली लकीरों के साथ ही शहर मार्गों पर हलचल जाग उठी। व्यापारी अपने तंबू खोल रहे थे, साधक प्रशिक्षण अखाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, और नीलामी दल के दूत कागजों से भरी थैलियां लेकर तेज कदमों से गुजरते। पर इस सामान्य सी हलचल के भीतर कोई अनदेखी सख्ती घुली हुई थी। कई चौराहों पर नए पत्थर तख्ते खड़े थे, जिन पर लिखा था, बिना जांच प्रवेश वर्जित, और उनके पास खड़े प्रहरी हर आने जाने वाले की आभा को छू कर देखते, जैसे किसी अनजाने डर के पीछे पीछे चल रहे हों। दक्ष, वन्या और शौर्य शहर के बाहरी द्वार से अंदर आए। पहली ही नजर में उन्हें यह महसूस हुआ कि यह सख्ती केवल सतर्कता नहीं, बल्कि अविश्वास का लक्षण है। द्वार प्रहरी ने नियम समझाते हुए कहा, हाल के दिनों में कुछ लोग छाया ज्योतियां साथ लाकर अंदर पहुंचा देते हैं, फिर वे बाजारों, मंदिरों या स्कूलों में अचानक सक्रिय हो जाती हैं। वे तीनों जांच से गुजरे। कंगन की नीली रोशनी पर प्रहरी ने क्षण भर ठहर कर देखा, फिर सम्मान में सिर झुका लिया। यह रिलिक पुरानी धारा से जुड़ा है, इसे रोका नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बाजार का दृश्य देखा। औषधि स्टॉलों पर खरीदार भीड़ लगाए थे। कोई उपचार चाहता, कोई शक्तिवृद्धि, और हर बातचीत की तह में एक ही शब्द, अगला क्या होने वाला है। इस बेचैनी के बीच नीलामी दूतों का एक समूह तेजी से गुजरा। उनमें से एक की फुसफुसाहट कानों तक पहुंची, आज शहर नीलामी में अस्थिर शक्ति सील आएगी, जो किसी भी तत्व को अस्थायी रूप से बांध सकती है। शौर्य ने कहा, सुना, अस्थायी मतलब भरोसा भी अस्थायी। वन्या ने गहरी नजर से देखा, और जो वस्तु बांध सकती है, वही गलत हाथों में जाकर आजादी भी छीन सकती है। उन्होंने तय किया, पहले शहर सभा भवन चलकर समझें कि नियम किस तरह बदले जा रहे हैं। रास्ते में वे कई छोटे छोटे झगड़ों से गुजरे। कहीं एक साधक को रास्ते में रोककर उसकी तलवार जांची जा रही थी, कहीं एक हकीम से यह पूछा जा रहा था कि उसकी औषधियों के घटक किस दल से आए। हर जगह आरोप और सफाई का धुआं। सभा भवन विशाल था, पत्थर के गुंबद, भीतर गूंजती आवाजें, और लंबी मेज के इर्द गिर्द बैठे प्रतिनिधि, अलग अलग दल, अलग अलग शहरों के। उनके बीच अकादमी प्रधान भी मौजूद थे, किसी के सामने स्क्रॉल, किसी के सामने मुहर,
और मेज के बीचों बीच रखा चमकता गोला, जो हर बोले गए शब्द पर हल्की तरंग छोड़ता, मानो सत्य और असत्य के बीच अंतर को दर्ज कर रहा हो। सभा के एक पक्ष ने कहा, यदि हम नियम नहीं सख्त करेंगे तो अराजकता शहरों में फैल जाएगी। दूसरे पक्ष ने उत्तर दिया, यदि हम बहुत सख्ती करेंगे तो वही अराजकता शक बनकर हमारे भीतर पनपेगी। दक्ष, वन्या और शौर्य को अतिथि के रूप में बैठाया गया। प्रधान ने संकेत किया, इनके पास हाल की घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी है। कुछ प्रतिनिधियों ने उनकी ओर कड़े प्रश्न फेंके। क्या सच में अकादमी में मुक्ति दल बना? क्या सीमांत पर्वत की दरारें लोगों के हाथों से खुल रही हैं? दक्ष ने शांत स्वर में जवाब दिए, न बचाव न बढ़ावा। उसने कहा, हर जगह हमें एक ही पैटर्न दिखाई दिया। पहले शक बोया गया, फिर नियमों को लेकर गलतफहमी, और अंत में कोई तीसरा आकर स्थिति का लाभ उठा गया। सभा भवन में फुसफुसाहट फैल गई। एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने मेज पर हाथ रखा। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई अदृश्य समूह शहरों के नियमों को हमारे विरुद्ध मोड़ रहा है? जवाब में वन्या ने सीमांत की दरार का उल्लेख किया। कैसे प्राणकोर और छाया बीज जैसी वस्तुओं ने पहले से मौजूद कमजोरियों को बढ़ाया, शौर्य ने जोड़ा। और जहां लोग थके हुए या असुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं दरार सबसे तेज बनती है। यह चर्चा अभी आगे बढ़ ही रही थी कि दरवाजे से हड़बड़ाकर एक प्रहरी अंदर आया। सभा महारथियों, दक्षिणी बाजार में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। किसी ने यह अफवाह फैला दी कि शहर रक्षक सभी निजी हथियार जब्त करने वाले हैं। सभा में एक साथ कई आवाजें उठीं। कोई बोला, यह नियम तय ही नहीं हुआ। कोई बोला, किसने फैलाया? प्रधान ने तीनों की ओर देखा। तुम चलोगे? बिना समय गंवाए वे दक्षिणी बाजार की ओर भागे। वहां पहुंचकर दृश्य चौंकाने वाला था। हथियार स्टॉलों के सामने जमा लोग, कुछ अपनी तलवारें छुपा रहे थे, कुछ बेचने पर मजबूर, और बीच में खड़ा कोई अपरिचित व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था, आज हथियार, कल शक्तियां, फिर कुछ नहीं बचेगा, अभी विरोध करो। भीड़ के एक हिस्से ने दुकानों पर धक्का मुक्की शुरू कर दी। दुकानदार डरकर शटर गिराने लगे, और हर गिरते शटर ने लोगों में यह भ्रम और गाढ़ा कर दिया कि शायद सच में जब्ती शुरू हो गई। दक्ष ऊंची जगह पर चढ़ा। उसने दोनों हाथ फैलाए। उसके कंगन से शांत लय निकली, पर इस बार उसने सीधे आदेश नहीं दिया, बल्कि ऊंची आवाज में पूछा, किसने यह नियम पढ़ा? किसने यह आदेश अपने कानों से सुना? प्रश्न ने लोगों को रोका, क्योंकि सच ये था कि किसी ने न आदेश देखा था न सुना। सबने केवल सुना था कि किसी ने कहा। वन्या उसी समय उस व्यक्ति के पास पहुंची जो भड़काने की कोशिश कर रहा था। उसने तलवार निकाले बिना कहा, नियम दिखाओ या यहां से हटो। वह व्यक्ति पल भर झिझका, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने केवल चेतावनी दी है, और भीड़ में गुम हो गया। शौर्य ने कुछ लड़कों को अलग किया जो स्टॉल पर हमला करने वाले थे, धीरे धीरे समझाते हुए, अगर दुकानें बंद हो गईं तो तुम ही हथियार कहां से लोगे? इस सवाल ने उन्हें थमा दिया। इतने में सभा से एक दूत पहुंचा। उसने बाजार के बीच स्क्रॉल खोला और ऊंची आवाज में पढ़ा, शहर सभा ने किसी भी हथियार जब्ती का आदेश नहीं दिया है, न अभी न आगे। गोले जैसी आभा स्क्रॉल से उठी और लोगों के बीच घूमकर शांत संकेत देने लगी। भीड़ का तनाव ढीला पड़ने लगा। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ झेंप गए, पर इस अफवाह ने अपना काम कर दिया था। शहर सभा को अब लोगों का भरोसा फिर से जोड़ना पड़ेगा। तभी एक बूढ़ा लोहार आगे आया। उसने अपने काले हाथों से दक्ष का कंधा पकड़ा। बेटा, हम लड़ाई से नहीं डरते, पर हमारे बच्चों के लिए नियम साफ होने चाहिए। आधे सच से डर ज्यादा लगता है। ये शब्द दक्ष के भीतर उतर गए, जैसे किसी ने सच्चाई का सरल रूप उसके सामने रख दिया हो। वे तीनों जब सभा भवन लौटे तो वातावरण पहले से अधिक भारी था। प्रतिनिधि अब आपस में बहस नहीं बल्कि चिंतन कर रहे थे। अकादमी प्रधान ने कहा, हमें नई व्यवस्था चाहिए जहां निर्णय छिपे नहीं, खुले हों, और हर नियम के साथ उसका कारण भी लोगों को बताया जाए। कुछ ने विरोध किया, तो फिर गुप्त योजनाएं कैसे चलेंगी? वन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो योजना जनता से छिपने पर टिकी हो वह कमजोर होती है। बात गहरी थी और सभा ने उसे दर्ज किया। उसी समय नीलामी दूत ने अंदर आकर सूचना दी,
अस्थिर शक्ति सील बिक चुकी, खरीदार अज्ञात, और बताया गया है कि वह सील सीधे मुकुटनगर के आसपास के किले में पहुंचेगी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा। मुकुटनगर, जहां से कभी उच्च न्याय और बड़े आदेश निकलते थे। दक्ष ने धीमे स्वर में कहा, अगर वहां तत्वों को बांधने वाली सील पहुंची और गलत तरीके से उपयोग हुई तो पूरा प्रदेश असंतुलित हो सकता है। सभा ने निर्णय लिया, एक छोटा भरोसेमंद दल जांच के लिए भेजा जाए। अकादमी प्रधान ने तीनों की ओर देखा। तुम लोग पहले से इस धागे को समझ रहे हो? क्या जाओगे? शौर्य ने सिर हिलाया। हां, पर हमें रास्ते में लोगों से खुलकर बात भी करनी होगी, वन्या ने जोड़ा। और हमें यह भी देखना होगा कि यह सील केवल हथियार है या किसी बड़ी जाल का हिस्सा। निर्णय तय हुआ। तीनों अगले पहर मुकुटनगर की ओर रवाना होंगे। बाहर निकलते समय आसमान में बादल भारी थे। शहर की ऊंची मीनारों के बीच कबूतर उड़ते, पर अचानक कई दिशाओं में बढ़ जाते, जैसे संदेश एक ही साथ कई स्थानों पर दौड़ रहे हों। शहर से बाहर की ओर निकलते एक पुल आया। नदी चौड़ी, बहाव तेज, किनारों पर कई छोटे गांव, पुल के सिरों पर पहरेदार और नई लिखावट, सिर्फ जरूरी यात्रा। पुल पार करते समय दक्ष ने नीचे देखा। नदी के बीच बहती लकड़ी के साथ कोई काला छोटा सा बीज बह रहा था। एक पल को उसे लगा, यह वही छाया बीज का टुकड़ा है। उसने हाथ बढ़ाकर आभा से उसे स्पर्श किया। बीज घुलकर अदृश्य धुआं बन गया और नदी में विलीन। तंत्र स्वर फुसफुसाया, ये बीज सिर्फ वस्तुओं में नहीं, खबरों, नियमों और डरों में भी बोए जाते हैं। आगे का रास्ता जंगल से होकर जाता था। ऊंचे पेड़, भीतर नमी, पत्तियों पर टपकती बूंदें और दूर कहीं दैत्य पक्षियों की पुकार। बीच रास्ते उन्हें एक छोटा काफिला दिखा। हकीम, साधक और कुछ नागरिक जो डरे हुए थे। काफिले नेता ने बताया, मुकुटनगर के पास अचानक जांच चौकियां बढ़ गई हैं। हर किसी से उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है और जिनके पास जवाब साफ नहीं, उन्हें वहीं रोक दिया जा रहा है। शौर्य ने शांत स्वर में पूछा, और इससे क्या बदल रहा है? नेता ने कंधे उचकाए। लोग अब सच बोलकर भी घबराते हैं, कहीं वह गलत न समझा जाए। यह सुनकर तीनों समझ गए कि शहरों के बीच फैली यह सख्ती धीरे धीरे विश्वास को खोखला कर रही है। अगले पहर जब वे मुकुटनगर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। आकाश नारंगी और बैंगनी, पर किले के ऊपर काले परिंदों का चक्कर, चारों ओर प्रहरी और दूर से आती ढोल सी आवाज, मानो भीतर कोई बड़ा अनुष्ठान होने वाला हो। मुख्य मार्ग पर एक लंबी पंक्ति थी। लोग अपने अपने कागज दिखाते, अपने उद्देश्य बताते और फिर अनुमति पाकर आगे बढ़ते। कुछ को रोका जा रहा था। पूछताछ, मुहर, फिर वापसी। वन्या ने धीमे से कहा, यहां हर कदम किसी अदृश्य तराजू पर तौला जा रहा है। अचानक किले की ऊपरी खिड़कियों में हल्की चमक उठी, जैसे किसी शक्तिशाली मुहर को सक्रिय किया गया हो, और उसी क्षण हवा में एक ठंडा कंपन फैला। दक्ष ने कंगन थामा। कंगन ने हल्की चेतावनी दी, अस्थिर शक्ति सील सक्रिय हो रही है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, पर भीतर कहीं कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जो पूरे प्रदेश की तत्वीय लय को बदल सकता था। जैसे जैसे रात उतर रही थी, मुकुटनगर का किला शांत दिखता, पर उसकी दीवारों के भीतर किसी छिपे प्रयोग की परछाई धीरे धीरे जाग रही थी। और तीनों जानते थे कि इस बार दुश्मन केवल बाहर नहीं, बल्कि उन नियमों के भीतर भी छुपा हो सकता है जिन पर लोग भरोसा करते आए हैं। वे चुपचाप आगे बढ़े, इस नए अध्याय के दरवाजे की ओर, जहां शक्ति, राजनीति और भरोसे तीनों की परीक्षा एक साथ होने वाली थी। एपिसोड 44। मुकुटनगर की रात किसी साधारण शहर की रात जैसी नहीं थी। ऊंची दीवारों पर रखी मशालें स्थिर नहीं, बल्कि ऐसे कांपती थीं मानो हवा में कोई अदृश्य लहर लगातार टकरा रही हो। किले के भीतर से आती ढोल सी ध्वनि अब व्यवस्थित अंतरालों में गूंज रही थी। हर तीसरी धड़कन के बाद दीवारें हल्की सी चमकतीं और फिर मंद पड़ जातीं, जैसे किसी विशाल मुहर चक्र को भीतर बार बार सक्रिय किया जा रहा हो। तीनों ने जनता की भीड़ के साथ सामान्य यात्रियों की तरह किले के पास तक पहुंचना बेहतर समझा, क्योंकि इस समय किसी भी तरह का असामान्य कदम सीधे पहरेदारों के संदेह को भड़का सकता था। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर व्यक्ति से उसका उद्देश्य पूछा जाता, आभा पर हल्की सी जांच मुहर लगाई जाती और फिर अनुमति दी जाती।
कुछ लोगों को अलग ले जाकर और भी लंबी पूछताछ। उनके चेहरों पर थकान और डर एक साथ। वन्या ने धीमे स्वर में कहा, यह सावधानी कम और परत परत डर अधिक लग रहा है। शौर्य ने सिर हिलाया। और डर जब नियम बन जाता है तो लोग उसका पालन नहीं, उससे बचना सीखते हैं। इतनी ही देर में तीनों की बारी आई। पहरेदार ने सामान्य प्रश्न पूछे, यात्रा, उद्देश्य, ठहराव। दक्ष ने शांत और स्पष्ट उत्तर दिए, किसी भी झूठ के बिना, क्योंकि वह जानता था कि यहां झूठ से अधिक अधूरा सच ही पकड़ा जाता है। पहरेदार ने उनकी आभा पर मुहर लगाई और उसी क्षण दीवार के ऊपर कहीं से हल्की सी तरंग उतरी, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को किले के भीतर दर्ज कर लिया हो। किले के आंगन में प्रवेश करते ही वे कई मार्गों के जाल में घिर गए। दाएं ओर मंदिर प्रांगण, बाएं ओर प्रशासनिक कक्ष और सामने विशाल सभाद्वार, जिसकी सीढ़ियों पर सशस्त्र प्रहरी शांत मुद्रा में पहरा दे रहे थे। आकाश पर काले परिंदों के चक्कर अब और नीचे उतर आए थे। उनके पंखों से गिरती परछाइयां पत्थर पर ऐसे फैलती मानो जमीन पर किसी अघोषित जाल का नक्शा उभर रहा हो। तभी दूर एक पत्थर टॉवर के ऊपर से सुनहरी चमक उठी और हवा में ठंडी सनसनाहट फूट पड़ी। तंत्र स्वर ने बहुत हल्की चेतावनी दी, अस्थिर शक्तिशील पहली बार बाहरी तत्वों पर परखी जा रही है। तीनों ने जल्दी जल्दी नजरें मिलाईं बिना कुछ बोले और अलग अलग दिशाओं में सामान्य राहगीरों जैसा बिखर कर बढ़े, ताकि शक भी ना हो और किले के भीतर के माहौल को अलग अलग कोणों से समझा जा सके। दक्ष मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ा, जहां लोग दैवलोक के रक्षकों के प्रतीक स्तंभों के सामने दीप जला रहे थे। पर इन दियों की लौ बार बार कांप जाती, मानो ऊपर किसी अदृश्य ताले की परछाई उन्हें दबा रही हो। मंदिर के भीतर एक वृद्ध पुरोहित शांति से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अनजाना बोझ था। दक्ष ने प्रणाम किया। पुरोहित ने उसे देखते ही धीमे से कहा, आज रात यहां प्रार्थना कम, प्रश्न अधिक है, क्योंकि जो मुहर ऊपर चल रही है वह केवल दुष्टता को नहीं, अच्छाई की स्वतंत्र लहरों को भी बांध रही है। उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया। जब ताला बहुत बड़ा हो तो दरवाजा और दिल दोनों साथ साथ डरने लगते हैं। यह सुनकर दक्ष के भीतर एक लहर सी उठी। उसने कंगन पर हाथ रखा और क्षण भर के लिए मंदिर दियों की लौ स्थिर हो गई, जैसे याद दिलाने के लिए कि संतुलन अब भी पूरी तरह टूटा नहीं। उधर वन्या प्रशासनिक कक्षों की ओर गई, जहां लेखकों की पंक्तियां, मोहरों की कतार और हर टेबल पर निर्देशों के स्क्रॉल। कई अधिकारी एक दूसरे से बहस करते दिखे। यदि सील ने गलती से पूरे क्षेत्र की अग्नि लहर बांध दी तो, लेकिन बिना सील के अगर अराजकता फैल गई तो। बीच में बैठे निरीक्षक ने केवल इतना कहा, हमें आदेश का पालन करना है, न सवाल ज्यादा, न देरी। यही वाक्य दीवारों में गूंजता रहा और वन्या को लगा यहां शक्ति से पहले डर शासन कर रहा है। तभी कक्ष के कोने से दो छाया आकृतियां निकलकर एक गुप्त दरवाजे में चली गईं। उनकी चाल उसी बीच वालों जैसी थी। वह पीछे पीछे पहुंची, पर दरवाजा भीतर से मुहर बंद हो गया और दीवार पर उभरा चिन्ह साफ संकेत था कि यह मार्ग केवल सील अनुष्ठान के पात्रों के लिए खुलता है। उसे समझ आया कि यह प्रयोग केवल नियम परिवर्तन नहीं, बल्कि किसी छिपे समूह की योजना से भी जुड़ा है। इस बीच शौर्य सभा द्वार के पीछे वाले गलियारों तक पहुंचा, जहां कुछ सैनिक और सलाहकार धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। सुना है, सील से कुछ तत्व अपने आप धीमे पड़ गए, पर कुछ जगहों पर उल्टा असर, बिजली अनियंत्रित उछल गई। एक युवा प्रहरी बोला, अगर ऐसा है तो हमें नागरिकों को बताना चाहिए। उसके वरिष्ठ ने सख्त नजर से कहा, हम तब बताएंगे जब परिणाम निश्चित हो। यही बाद में बताने की प्रवृत्ति शौर्य को चुभ गई, क्योंकि ऐसी ही देरी अक्सर सबसे बड़ी गलतफहमी बनती थी। तभी किले के ऊपरी हिस्से से अचानक भारी गूंज उठी, जैसे किसी विशाल दरवाजे पर पत्थर का मुहर चक्र बैठा दिया गया हो, और पूरे शहर में अदृश्य तरंग दौड़ गई। दियों की लौ सिकुड़ी, हवा भारी, दूर बिजली रेखाएं एक क्षण के लिए जम सी गईं, फिर अनियमित सी कड़कीं। लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। क्या हुआ? किसने किया? प्रश्नों की लहर दौड़ी और उसी समय किले के अंदर से घोषणा जैसी आवाज आई, तत्व स्थिरता परीक्षण प्रारंभ, नागरिक शांति बनाए रखें। शब्द शांत थे,
पर उनके पीछे छुपी कठोरता साफ थी। दक्ष ने महसूस किया उसके कंगन की लय को कोई बाहरी दबाव सा सहलाकर रोकना चाहता है, पर कंगन ने भीतर से जवाब दिया, धीमे संतुलित प्रतिरोध के साथ, मानो कह रहा हो, शांति जबरन नहीं, समझ से आती है। तभी मंदिर प्रांगण के बाहर एक युवक चिल्लाया। उसकी हथेली पर आग की छोटी सी लपट अचानक बुझकर धुआं बन गई थी। मेरी कला काम नहीं कर रही। पास ही एक महिला साधिका के चारों ओर घूमती जल लहर ठिठक गई और अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी। लोग घबराने लगे। कुछ ने तत्व बुलाने की कोशिश की, कुछ ने रोकने की, और इस कोशिश गलती के बीच कई छोटे छोटे हादसे होने लगे। किसी का घड़ा फटा, किसी दीवार में दरार, किसी बच्चे के चारों ओर वायु चक्र अचानक तेज होकर भंवर सा बन गया। मंदिर आंगन में अफरा तफरी। पुरोहित ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़कर शांत लय फैलाने की कोशिश की, पर अस्थिर सील का प्रभाव अनिश्चित था। कहीं मदद कर रहा, कहीं उल्टा। इसी समय वन्या ने देखा, प्रशासनिक कक्षों से निकलकर कुछ अधिकारी घबराकर ऊपरी टॉवर की ओर दौड़ रहे हैं, मानो प्रयोग नियंत्रण से बाहर जा रहा हो। उसने एक पहरेदार से पूछा, क्या हो रहा है? वह हिचकिचाया, फिर बोला, सील ने कुछ तत्वों को अपेक्षा से अधिक जकड़ लिया और कुछ को विचलित कर दिया। ऊपर के विद्वान अब दूसरी परत सक्रिय करने जा रहे हैं। दूसरी परत, इस शब्द में ऐसा भय छुपा था कि वन्या के दिल में शंका उठी। अगर पहली परत ही संतुलन बिगाड़ रही है, तो दूसरी? उसने तुरंत संकेत कबूतर छोड़कर दक्ष और शौर्य को बुलाया। शौर्य वापस गलियारे से निकलकर आंगन की ओर भागा। रास्ते में उसने देखा कि सैनिक घबराकर नागरिकों को अलग अलग कोनों में बांट रहे हैं। यहां आग तत्व वाले, उधर जल तत्व वाले, जैसे लोग वस्तुएं हों। उसने एक सैनिक से कहा, उन्हें अलग करना नहीं, स्थिर जगह पर बैठाना सही होगा। सैनिक बोला, हमें यही आदेश है। शौर्य ने उसकी आंखों में देख कहा, और अगर यह आदेश गलत साबित हुआ तो गुस्सा किस पर गिरेगा? सैनिक रुक गया, क्षण भर सोचा, फिर उसने पास के लोगों से शांत रहने को कहा और उन्हें खुले प्रांगण में बैठाना शुरू किया। छोटे से बदलाव ने कम से कम उस हिस्से की अराजकता थाम दी। इतने में तीनों एक जगह मिल गए, किले के मध्य प्रांगण में, जहां ऊपर उठती टॉवर सीढ़ियां सीधे उस कक्ष की ओर जाती थीं जहां सील अनुष्ठान चल रहा था। सीढ़ियों के नीचे दो कड़े प्रहरी खड़े थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, ऊपर केवल विद्वान और नियुक्त अधिकारी। दक्ष ने विनम्रता से कहा, हम मदद कर सकते हैं, बिना हस्तक्षेप के। पहरेदार हिचका, पर आदेश भारी थे। तभी पीछे से अकादमी प्रधान दिखाई दिए। वे सभा भवन से भागते हुए आए थे। उन्होंने पहरेदार से कहा, उन्हें जाने दो, ये वही हैं जिनकी वजह से कई जगह संतुलन बचा। पहरेदार ने झुककर रास्ता दे दिया। वे लोग सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी और घनी होती चली गई, मानो किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचे बिना ही सांस भारी पड़ रही हो। ऊपर पहुंचे तो सामने विशाल गोल कक्ष खुला। बीच में जड़ा एक जटिल मुहर चक्र, जिसके चारों ओर 8 विद्वान खड़े थे, हाथों में स्क्रॉल, आंखों में तनाव। चक्र के ऊपर लटकता स्वर्ण पात्र, जिसमें वही अस्थिर शक्तिशील धड़कती रोशनी की तरह तरंगें छोड़ रही थी। हर तरंग शहर पर गिरती और किसी न किसी तत्व की लय को छूकर लौट जाती। एक विद्वान बोला, पहली परत कारगर नहीं, जल्द दूसरी परत खोलनी होगी। दूसरा बोला, पर दूसरी परत खोलते ही कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक शक्तियां पूरी तरह जकड़ जाएंगी। तीसरा बोला, और अगर न खोली तो नीचे अराजकता फैलती जाएगी। वे तर्कों में उलझे थे, पर उनके पीछे खड़ा कोई शांत व्यक्ति काले वस्त्र में लगातार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, नियम पहले, परिणाम बाद में। दक्ष ने कक्ष के किनारे से दृश्य देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि यह प्रयोग भलाई के नाम पर अनजाने में बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकता है। उसने कदम बढ़ाकर कहा, यदि आप दूसरी परत खोलेंगे तो पहले यह जान लें कि शहर के अलग अलग हिस्सों में तत्व अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक विद्वान झुंझलाया, तुम्हें इसका ज्ञान? अकादमी प्रधान ने कहा, ये घटना स्थलों से आए हैं। दक्ष ने शांत स्वर में आगे कहा, सील एक सी दीवार नहीं, यह हर दिल की लय को अलग तरह से दबाती है, इसीलिए जो जगह पहले से डरी हुई है वहीं सबसे ज्यादा टूटेगी। काले वस्त्र वाला व्यक्ति मुस्कुराया, ठंडी हंसी के साथ।
यानी तुम सुझाव दे रहे हो कि हम निर्णय टाल दें? वन्या ने तीखे पर शांत स्वर में कहा। न, हम सुझाव दे रहे हैं कि निर्णय समझ कर लो। शौर्य ने चक्र के पास आकर देखा। कुछ रेखाएं हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे किसी और शक्ति के असर से। उसने धीरे कहा, यह सील अकेली नहीं, इसके साथ कुछ जुड़ा है। एक विद्वान चौंका। क्या? तत्क्षण कंगन ने नीली चमक छोड़ी और दक्ष ने मुहर चक्र के बीच धुंधली सी काली नस देख ली। एक बहुत पतली रेखा, जैसे किसी ने सील के भीतर छाया बीज की सूक्ष्म धूल मिला दी हो। उसका दिल धड़का। यह प्रयोग शुरू से ही पूर्ण नहीं, इसके भीतर किसी ने अपनी चाल छिपा दी। वह बोला, यदि दूसरी परत अभी खोली तो यह काली रेखा पूरे शहर में फैल जाएगी। काले वस्त्र वाले ने धीमे से फुसफुसाया, डर की बातें। पर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चिंता चमक गई, जो छिपी नहीं रह सकी। वन्या ने तलवार से एक पतली प्रकाश रेखा निकाली, संयम से और मुहर चक्र के किनारे रख दी। प्रकाश ने काली नस को छुआ और नस अचानक उभर आई, जैसे कोई सर्प। विद्वान दंग। यह तंत्र स्वर कक्ष में गूंज उठा। यह सील अनुष्ठान के भीतर से नहीं, बाहर की छाया से आई है। काले वस्त्र वाले का चेहरा तन गया। वह पीछे हटने लगा। शौर्य झट से उसके सामने आ खड़ा हुआ। रुको! तब तक नीचे शहर में तत्व और भी अस्थिर हो रहे थे। चिल्लाहटें, प्रार्थनाएं, आदेश और डर। कक्ष में एक पल के लिए सभी की नजर उस काली नस पर टिक गई। फिर दक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, दूसरी परत अभी मत खोलो, पहले इस छाया को जड़ से निकालो। एक वरिष्ठ विद्वान बोला, कैसे? उसने कंगन पर हाथ रखा और बहुत नियंत्रित लय में कहा, सील को थोड़ी सी स्वतंत्र सांस देनी होगी ताकि यह काली रेखा खुद सामने आए। यह जोखिम था, पर विकल्प कम। विद्वानों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मंत्र बदले। मुहर चक्र की गति धीमी हुई और उसी क्षण काली नस फुफकार कर ऊपर उठी, मानो अपने छुपे रहने का आवरण टूट गया हो। उसने शहर की ओर छलांग लगानी चाहिए, पर वन्या की प्रकाशधार ने उसे घेरे रखा। शौर्य ने चक्र को स्थिर किया और दक्ष ने शांत आभा से उस काली नस को कसकर बांध लिया। कुछ ही क्षणों में वह सुलगती धुंध में बदलकर गायब हो गई और कक्ष में भारी बोझ जैसा दबाव हल्का पड़ गया। नीचे शहर में दियों की लौ फिर सीधी खड़ी हो गई। लोगों की चीखें धीरे धीरे सांसों में बदलने लगी। विद्वान स्तब्ध। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनकी सील को किसी तीसरी शक्ति ने भीतर से मोड़ने की कोशिश की थी। वरिष्ठ विद्वान ने आदेश दिया, दूसरी परत रोको, पहले पूरे चक्र की शुद्धि करो। काले वस्त्र वाले को पहरेदारों ने घेर लिया। उसके चेहरे पर अब अभिनय नहीं, केवल कठोर सन्नाटा था। उसने धीमे से कहा, तुमने एक चाल रोकी, खेल नहीं, और उसे नीचे ले जाया गया। कुछ देर बाद किले की ऊपरी खिड़कियों से नरम रोशनी बाहर फैली। शहर को घोषणा मिली, परीक्षण स्थगित, लोग शांति रखें। लोगों के चेहरों पर राहत थी, पर पूरी राहत नहीं, क्योंकि जो हुआ उसने एक नया प्रश्न जगा दिया था। हमारी सुरक्षा के नाम पर हमारे तत्व कब तक ताले में रहेंगे? रात के देर पहर तीनों टॉवर सीढ़ियों से नीचे उतरे, थके, पर भीतर हल्की सी जीत की तरह संतुलन का एहसास। अकादमी प्रधान उनके पास आए। तुमने न केवल सील बल्कि एक छिपे झर को भी उजागर किया। अब हमें जनता के साथ खुलकर बात करनी होगी। दक्ष ने कहा, अगर सच समय पर बता दिया जाए तो शक की दरार इतनी बड़ी नहीं होती। बाहर आंगन में बच्चे फिर से छोटे छोटे दीप जला रहे थे। इस बार उनकी लौ स्थिर थी। हवा में शांति की सी महक, लेकिन दूर सबसे ऊंचे मीनार की छाया में वही अनदेखी आवाज फिर से सरकी, ठीक, एक और शहर सावधान हुआ, पर जितनी जगहें जागेंगी उतनी ही जगहें हम डर से बांधेंगे। और रात के गहरे कोने में किसी और नगर की दिशा में एक काला पक्षी उड़ पड़ा, अपने साथ वह बीज लेकर जो नियमों से नहीं, दिलों के बीच फैले अविश्वास से उगता है। तीनों ने मुकुट नगर की दीवारों पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां सुबह अभी बहुत दूर थी, पर उसकी हल्की आभा फिर भी मौजूद। और दक्ष ने मन ही मन जाना, आने वाले दिनों में उन्हें केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि उन अच्छे इरादों से भी लड़ना होगा जो अनजाने में सबसे गलत राह बना देते हैं। एपिसोड 45। मुकुट नगर की रात ढलकर जब भोर की धुंधली रेखाओं में बदलने लगी, तब शहर के ऊपर फैली बेचैनी किसी भारी धुएं की तरह धीरे धीरे नीचे बैठी,
मगर पूरी तरह गायब नहीं हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकलते समय अभी भी आकाश की ओर देखकर मानो यह जांच लेते कि कोई अदृश्य ताला फिर से तो नहीं उतर गया। किले के भीतर विद्वान मुहर चक्र की शुद्धि में लगे रहे और शहर सभा ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में हर निर्णय खुले प्रांगण में जनता के सामने बताया जाएगा। फिर भी हवा में एक प्रश्न लगातार तैर रहा था। अगर यह सब किसी अनदेखी चाल का हिस्सा है तो अगली चोट कहां पड़ेगी? तीनों, दक्ष, वन्या और शौर्य, किले की दीवार से उतरते हुए यह जानते थे कि यह विजय पूरी नहीं, बस एक विराम है। अकादमी प्रधान ने उन्हें विदाई देते हुए कहा, अब तुम जहां जाओ वहां केवल लड़ाई नहीं, भरोसे की मरम्मत भी साथ ले जाओ। और उनके शब्द लंबे समय तक मन में गूंजते रहे। बाहर शहर मार्ग पर लौटते ही उन्होंने देखा, कुछ लोग राहत में मुस्कुरा रहे थे, कुछ नियमों को लेकर बहस कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में एक थका हुआ अविश्वास अब भी जमा था, जैसे कोई कह रहा हो सकता है अगली बार हमें पहले नहीं बताया जाएगा। तभी एक दूत उनके पास पहुंचा, कंधे पर धूल और चेहरे पर घबराहट। उत्तर पथ से खबर आई है, पर्वत घाटियों के बीच बसे गांवों में अचानक बिजली तत्व उबाल पर आ रहा है। खेतों में लगी टहनियां बिना कारण चटक रही हैं और रात को घरों के ऊपर हल्की चमक घूमती रहती है। दूत ने यह भी बताया कि वहां के लोग इसे एक गर्जना सूत्र कहने लगे हैं, एक ऐसी अदृश्य डोरी जो बादलों से उतरकर धरती के बीच कहीं अटक जाती है और फिर अचानक फट पड़ती है। दक्ष ने तुरंत महसूस किया, यह प्राकृतिक घटना भर नहीं, शायद वही अस्थिर लहरें अब दूसरे रूप में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बिना देर किए उत्तर पथ की ओर जाने का निर्णय लिया। शहर सभा ने उनके साथ 2 मार्गदर्शक भेजे, एक मध्यम वय का योद्धा नाम समर और एक युवा हकीम नाम नील। दोनों शांत पर भीतर से चिंतित। समर ने कहा, मैंने कई मौसम देखे हैं पर ऐसी बिजली कभी नहीं। नील ने जोड़ा, औषधियां दर्द शांत कर देती हैं, लेकिन असली तकलीफ कहीं और है। काफिला शहर से बाहर निकला, ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई पगडंडी, चारों ओर हरियाली, पर बीच बीच में जले हुए दाग, जैसे किसी ने धरती पर उंगलियां और रगड़ दी हों। रास्ते में पहला गांव मिला, छोटे घर, मिट्टी का आंगन और हर छत के ऊपर लोहे की पतली छड़ों का हाथ सा तैयार जाल। गांव के मुखिया ने स्वागत तो किया, पर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं। रात को अचानक आसमान चमकता है और फिर किसी न किसी के घर के पास चिंगारी आ गिरती है। उसने दिखाया, एक पेड़ का तना जो बाहर से सही लगता था पर अंदर काला होकर खोखला पड़ चुका था। बच्चों को रात में बाहर न निकलने दिया जाता और पशु अस्तबल से बाहर आने से घबराते। वन्या ने चारों ओर ध्यान से देखा, हवा में मानो किसी दूर की गरज की गंध थी। शौर्य ने गांव वालों से पूछा, क्या हाल में यहां से कोई अजीब कारवां गुजरा? मुखिया ने सिर हिलाया, कई दिन पहले कुछ लोग आए, कहते थे कि वे नई तरह के तत्व कवच आजमाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ऊंचाइयों पर धातु की प्लेटें गाड़ दीं और फिर चले गए। उसके बाद से ये घटनाएं बढ़ीं। यह सुनते ही नील बोला, अगर कवच गलत तरह से लगाया गया तो बिजली कहीं कहीं फंसकर बेकाबू हो सकती है। दक्ष ने सोचा, पर इतना भर काफी नहीं, क्योंकि यह समस्या केवल कवच की नहीं लगती थी। उन्होंने मुखिया से ऊंचाई वाले मार्ग का पता लिया और 5 पहाड़ी की ओर बढ़ चले। ऊपर की चढ़ाई कठिन थी, चट्टानों के बीच संकरे रास्ते, नीचे घाटी में छोटे छोटे घर बिंदुओं जैसे दिखते और ऊपर आसमान में पतली पतली सफेद रेखाएं, जैसे बादल और धरती के बीच कोई उलझी हुई सिलाई हो। एक स्थान पर पहुंचकर उन्हें धातु की प्लेटें दिखीं, पत्थर में घड़ी और उन पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए। नील ने झुककर जांच की, ये सामान्य सुरक्षा चिन्ह नहीं, इनमें किसी ने ऐसी लय मिलाई है जो बिजली को खींचती है पर निकलने नहीं देती। समर ने क्रोध से मुट्ठी भींची, यानी गांवों को प्रयोग स्थल बनाया गया। तभी आसमान में गरज उठी, बिना बादल के, और पहाड़ी किनारे लगी झाड़ियों में नीली सी चमक दौड़ गई। लपट नहीं, पर झंझनाहट, जिसने कुछ पत्तों को राख बना दिया। तंत्र स्वर ने चेतावनी दी, यह केवल तत्व का उबाल नहीं, कहीं कहीं वह खुद दिशा खो रहा है। दक्ष ने कंगन पर हाथ रखा और प्लेटों के चिन्हों में झांका। उसे महसूस हुआ, उन चिन्हों के भीतर कहीं वही हल्की काली धूल बसी है
जो पहले वह सील कक्ष में देख चुका था, उसने धीमे से कहा, किसी ने यहां भी वही चाल दोहराई। पहले सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था, फिर उसके भीतर छुपा हुआ जाल। वन्या ने तलवार में प्रकाश भरा, पर वार करने से पहले रुकी। अगर हमने प्लेटें तोड़ दी तो बिजली सीधे गांवों पर टूट सकती है। नील ने सुझाव दिया, पहले एक एक प्लेट की लय बदलो, ताकि वह ऊर्जा को फैलाकर धीरे धीरे जमीन में उतार दे। यह कठिन काम था, पर और कोई रास्ता नहीं। दक्ष ने कंगन की शांत लय प्लेटों तक पहुंचाई। समर ने चट्टानों के नीचे सहारा दिया, ताकि कोई टुकड़ा ढलान में न लुढ़क जाए। वन्या पास खड़ी हर चमकती झाड़ी को काट कपट कर सुरक्षित सीमाओं में रखती। शौर्य दूरी पर खड़ा होकर गांव वालों को चेतावनी देने के लिए संकेत उठाता रहा। धीरे धीरे पहली प्लेट की लय बदली। उस पर उभरी नीली रेखा नरम पड़ गई, जैसे किसी ने जकड़न ढीली की हो। हवा ने राहत की सांस ली और गरज कुछ पल शांत रही। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी, मगर पांचवीं प्लेट पर हाथ रखते ही अचानक तेज चमक उठी, जैसे किसी ने भीतर बैठा जाल खुद को बचाने के लिए हमला किया हो। काली चिंगारी दक्ष के हाथ की ओर झपट्टी, पर कंगन ने उसे रोका और सुलगाती लहर को जमीन में उतार दिया। नील ने चौंक कर कहा, इसमें तो जानबूझकर छाया मिलाई गई थी। तब तक ऊपर के रास्ते पर 3 अनजान सवार दिखाई दिए। चेहरे ढके, घोड़े थके हुए। उन्होंने दूर से ही मुड़कर उल्टी दिशा पकड़ ली। समर ने बुदबुदाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रयोग लगाए। उन्हें पता था कि कोई न कोई यहां आएगा, पर पीछा करना जोखिम था। पहले गांवों की सुरक्षा जरूरी। सूर्य ढलने से पहले उन्होंने अधिकतर प्लेटों की लय सुधार दी और शाम होते होते हवा में फैली गरज काफी हद तक शांत हो गई। नीचे गांव में लौटने पर बच्चों ने पहली बार बाहर आकर खेलना शुरू किया, दूर सावधानी के साथ, मगर उनकी हंसी में डर कम था। मुखिया ने झुककर धन्यवाद दिया। आज रात शायद कोई घर नहीं जलेगा। वन्या ने उससे कहा, कवचों के चिन्ह हम बदल देंगे, पर अगर वे लोग दोबारा आए तो तुरंत संदेश भेजना। गांव में खाना सादगी भरा था, पर उसमें भरोसे का स्वाद था। रात का आसमान तारों से भरा, फिर भी कहीं कहीं हल्की धड़कन सी बाकी, जैसे बादलों में कोई पुरानी गूंज दबे पांव घूम रही हो। आग के पास बैठकर नील ने चुप्पी तोड़ी। लोग सोचते हैं कि शक्ति केवल हथियार में होती है, पर मैंने देखा असली शक्ति तो नियम बनाने वाले कागज में होती है। समर ने जोड़ दिया, और अगर वह कागज गलत हाथों में चले जाए तो रस्सी की तरह लोगों को बांध देता है। दक्ष ने दोनों की बात सुनी और उसे लगा कि यह यात्रा केवल दैत्य पशुओं और सील अनुष्ठानों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन गलत फैसलों से भी जूझने के लिए है जो अच्छे इरादों के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात के करीब आकाश में हल्की चमक उठी, पर इस बार वह टकराव नहीं, जैसे किसी ने ऊपर से देखकर सिर हिलाया हो। तंत्र स्वर धीमे से बोला, यह जाल गांव गांव में बिछाया जा सकता है, क्योंकि वहां सवाल पूछने वाले कम होते हैं। अगले सवेरे वे आगे की ओर बढ़े। पहाड़ों के पार दूसरी घाटियां थीं, और खबर आई थी कि वहां लोग अचानक अपनी तत्वीय शक्तियों को रोक नहीं पा रहे। कभी चलने पर जमीन नरम हो जाती, कभी बोलने से हवा तेज, कभी डरने पर शरीर में बर्फ सी सिहरन, जैसे तत्व मन के छोटे छोटे भावों से उलझ गए हों। रास्ते में उन्हें एक छोटी झील मिली। पानी शांत, किनारों पर बच्चों के पैरों के निशान, लेकिन झील के बीच एक काला गोल दाग जो धीरे धीरे फैलकर फिर सिकुड़ जाता। दक्ष पानी के पास गया, हथेली डुबाई और महसूस किया कि यह भी किसी अस्थिर ऊर्जा का अवशेष है। शायद किसी यात्री ने यहां विश्राम के दौरान कोई गलत ताबीज खोल दिया था। उन्होंने मिलकर झील की लय स्थिर की, जिससे पानी ने फिर अपने प्रतिबिंब को साफ पकड़ना शुरू किया। झील के पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, समस्या यह नहीं कि शक्ति बढ़ गई, समस्या यह है कि धैर्य घट गया। यह साधारण वाक्य सुनकर शौर्य मुस्कुराया, क्योंकि इसमें एक गहरी सच्चाई थी। आगे चलकर वे दूसरी घाटी पहुंचे। यहां छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच लोग अपने चारों ओर खींची गई गोलेनुमा रेखाओं में बैठते, मानो हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमा बना रहा हो। पूछने पर एक महिला बोली, हमें बताया गया कि अपने तत्व को अपने घेरे में बांधो, न बाहर जाने दो, न भीतर आने दो। दक्ष ने धीरे से पूछा, किसने बताया? वह बोली, कुछ लोग आए थे, चोगा पहने,
बोले कि यह सुरक्षा विधि है। ये सुनकर तीनों की नजरें मिली। फिर वही चाल, डर के साथ नियम का ऐसा मेल कि लोग खुद को ही कैद मान बैठे। दक्ष ने गांव वालों को सरल अभ्यास सिखाया, अपने घेरे को थोड़ा थोड़ा खोलना और फिर नियंत्रित ढंग से बंद करना। बच्चों ने यह जल्दी सीख लिया। उनकी हंसी ने हवा की झिझक तोड़ी, जबकि बुजुर्गों ने समय लिया। पर जब पहली बार बिना डर के अपने कदम घेरे से बाहर रख पाए तो उनके चेहरे पर राहत दिखी। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा, आकाश लाल सोने सा हुआ और दूर कहीं काले पंछियों का झुंड उड़ता दिखाई दिया। वन्या ने ध्यान से देखा। उनके पंखों के बीच से कभी कभी काली चमक गिरती, जैसे वे संदेश लेकर जा रहे हों। उसी रात पहाड़ी पर आग के पास बैठे हुए समर ने बताया कि आगे एक पुराना चौकी नगर है, जहां कभी दलों के बीच समझौते होते थे, पर अब वह जगह सूनी पड़ी है और बस रात को वहां से ढोल जैसी धीमी आवाज आती है। नील ने कहा, लोग कहते हैं वहां कोई याद मुहर है जो पुरानी बातों को जगाती और फिर छिपा देती है। दक्ष को लगा, शायद यही वह स्थान है जहां से कई गलत निर्देश बाहर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने तय किया, अगला पड़ाव वही होगा, क्योंकि अगर सच में कोई याद मुहर है तो वह लोगों के दिलों में शक जगाने के लिए सबसे कारगर हथियार बन सकती है। यात्रा लंबी थी, पर अब उनके साथ समर और नील का अनुभव और सादगी थी, और गांव गांव में उन्हें ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे जो लड़ाई नहीं, बस स्पष्टता चाहते थे। रात गहरी हुई, आकाश में तारों का घेरा, दूर दूर तक फैली शांति। फिर भी कहीं बहुत दूर से वह अनदेखी आवाज फुसफुसाई, जहां भी वे ज्वाला बुझाते हैं हम वहां धुआं छोड़ाएंगे, क्योंकि डर को खत्म करना मुश्किल नहीं, उसे वापस जगाना आसान है। और उसी फुसफुसाहट के साथ किसी अंधेरे चौकी नगर में एक पुरानी मुहर धीरे धीरे जगने लगी, मानो बीते हुए झगड़ों की स्मृति फिर से किसी की उंगलियों के बीच सुलग उठी हो। जबकि दूसरी ओर दक्ष ने आंखें बंद करते हुए मन ही मन प्रण लिया कि चाहे यह यात्रा कितनी भी लंबी हो जाए, वह हर जगह पहले लोगों के बीच पुल खड़ा करेगा, क्योंकि बिना पुल के कोई भी शक्ति अंत में बस एक और जाल बन जाती है। एपिसोड 46। पुरानी चौकी नगर की ओर बढ़ते हुए रास्ता पहले तो सीधा और शांत लगा, पर जैसे जैसे वे पास पहुंचे, पेड़ों की शाखाएं ऐसी मुड़ती दिखाई दीं मानो हवा को रोककर भीतर की बातों को बाहर जाने से रोकना चाहती हों। पगडंडी धीरे धीरे पत्थर की टूटी पट्टियों में बदल गई और दूर से एक धीमी खोखली सी ढोलक जैसी ध्वनि सुनाई देने लगी, जो न लय से भरी थी न पूरी तरह अव्यवस्थित, बस इतनी कि मन के भीतर कोई पुरानी याद खटखटा दे। समर ने बताया कि कभी यहां दलों के बीच संधियां होती थीं। लोग बैठकर बहस करते, फिर एक साथ भोजन करते और फैसला लिखकर पत्थर में उकेरते। पर एक बड़े झगड़े के बाद सब छोड़ दिया गया। अब यहां आने वाले कम हैं और रात में यह आवाज जैसे उन झगड़ों को फिर से जगाती रहती है। नगर के टूटे फाटक पर पहुंचकर उन्होंने देखा, भीतर फैली इमारतों पर बेलें छड़ी हैं, दीवारों पर उभरे पुराने शब्द आधे मिट चुके और कई जगह पत्थर पर पंजों जैसे निशान, शायद दैत्य पशुओं के, जो कभी यहां से गुजरे होंगे। मगर सबसे विचित्र था नगर के केंद्र में बना गोल प्रांगण, जहां पत्थर की सिलों पर पुराने समझौतों के निशान थे और ठीक बीच में एक चिन्ह, मानो किसी बड़ी मुहर का हृदय, जो अभी भी हल्की धड़कती आभा छोड़ रहा था। नील ने फुसफुसाकर कहा, यही याद मुहर होगी। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा में हल्की सी सरसराहट उठी और अचानक प्रांगण के चारों ओर दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य पर्दा खींचकर अतीत के टुकड़े दिखा रहा हो। दल प्रमुख एक दूसरे पर आरोप लगाते, तलवारें अर्ध ऊंचाई तक उठतीं, फिर कुछ लोग बीच बचाव करते, कोई समझौता लिखता, और अंत में किसी के चेहरों पर आधी संतुष्टि, आधी कड़वाहट, वह मुहर जैसे यादों का भंडार थी, जो बीते विवादों को बार बार लोगों के दिलों में दोहराकर वर्तमान में भी शक और कटुता जगा सकती थी। दक्ष ने धीरे से कहा, अगर कोई इसे गलत तरह से छुए तो यह पुराने घाव फिर खोल सकती है। तभी ढोल जैसी आवाज तेज हुई और एक पल में उनके सामने दृश्य बदला। कुछ मुखौटाधारी लोग उसी प्रांगण में खड़े, और उनमें से एक ने बीच वाले की तरह कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि एक दूसरे पर भरोसा कितना खतरनाक हो सकता है। यह स्पष्ट हो गया कि इस मुहर का उपयोग
केवल इतिहास संजोने के लिए नहीं, बल्कि मन में दरारें बनाने के लिए भी किया जा रहा है। समर आगे बढ़ा, हमने भी युद्ध झेले हैं, पर अगर हर बार अतीत को ही उठाते रहे तो आज कोई नया पुल नहीं बनेगा। उसके शब्दों के साथ मुहर की आभा में हल्की सी लहर आई, मानो उसने किसी सच्ची भावना को छुआ हो। नील ने मुहर के किनारों को देखा, वहीं उसे वही काली धूल दिखी जो पहले सील और प्लेटों में मिलाई गई थी। उसने कहा, किसी ने इस याद मुहर के भाव को जानबूझकर कड़वा किया है। इतना सुनते ही अचानक प्रांगण के चारों ओर हवा घूमने लगी। यादों के दृश्य तेज होकर लोगों पर जैसे हमला करने लगे। दक्ष के सामने उसके बचपन की वह बेबसी, जब उसके दल को कमजोर कहकर हंसा गया था। वन्या के सामने वह पल, जब उसके दल के लोगों ने उसके निर्णय पर शक किया और उसे अलग थलग छोड़ दिया। शौर्य के सामने उसकी पहली हार, जब उसकी वजह से किसी साथी को चोट लगी। समर के सामने पुरानी लड़ाई में खोया दोस्त, और नील के सामने एक असफल उपचार की स्मृति, जिसे वह आज तक माफ नहीं कर पाया था। मुहर जैसे कह रही थी, देखो, भरोसा हमेशा चोट देता है। उनकी सांसें भारी होने लगीं। दिल की धड़कनें पुरानी चुभन से तेज तंत्र स्वर ने चेताया। याद मुहर का असर तब सबसे घातक होता है जब तुम खुद अपने विरुद्ध खड़े हो जाते हो। दक्ष ने दांत भींचे। उसने महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध और शर्म एक साथ उठ रहे हैं। मन फुसफुसा रहा था, कभी मजबूत नहीं बन पाऊंगा। पर उसी क्षण उसे अब तक की यात्रा याद आई। अकादमी के बच्चे, गांवों के लोग, मुकुट नगर की शांति। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी पुरानी चोट को ही सच मान लूं तो यह सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर कंगन पर हाथ रखा और भीतर की शांत लय को पकड़ा, जो कहती थी, अतीत सबक है, सजा नहीं। उसकी आभा में स्थिरता आई और याद का बोझ थोड़ा हल्का पड़ा। वन्या ने अपनी तलवार की मूठ थामी, पर खींची नहीं। उसने उस समय को याद किया जब उसने अकेले लड़ते लड़ते दूसरों पर भरोसा करना सीखा। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं फिर से भरोसा कर सकती हूं। उसके शब्दों के साथ उसके सामने का दृश्य धुंधला पड़ा। शौर्य ने गहरी सांस ली। उसने माना कि हां, वह कभी कभी गलत निर्णय लेता है, पर उससे सीखकर फिर उठना ही उसकी असली ताकत है। और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसकी याद की धार कुंद पड़ गई। समर और नील भी अपने अपने भीतर सच्चाई को जगह देते गए। दर्द रहा, पर वह अब दिशा नहीं दे रहा था। इस साझा स्थिरता ने प्रांगण के माहौल को बदला। याद मुहर की लहरें कमजोर होने लगीं, पर तभी मुहर के केंद्र से एक तीखी काली रेखा ऊपर उठी, मानो यह देख रही हो कि अगर सीधी याद से काम नहीं चला तो झरब सीधे दिल में टपकाया जाए। नील चिल्लाया, यह वही मिलावट है जो छाया बीज से आती है। काली रेखा ने हवा में घूमकर चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसमें खड़े रहने पर हर व्यक्ति को लगता कि उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो दूसरों को दोष दो या खुद को, और दोनों ही रास्तों पर भरोसा मरता है। दक्ष ने तुरंत निर्णय लिया, हमें मुहर को पूरी तरह सील नहीं करना, हमें इसे शुद्ध करना होगा। क्योंकि वह जानता था कि इतिहास को दबाने से वह और ज्यादा विकृत होकर लौटता है। उन्होंने मुहर के चारों ओर खड़े होकर अपनी अपनी आभा को एक साझा लय में जोड़ा। कंगन की शांत धड़कन, वन्या के प्रकाश के कोमल चाप, शौर्य का धैर्य, समर की सच्चाई और नील की करुणा, इन सब ने मिलकर मुहर के चारों ओर एक उजला चक्र बना दिया। काली रेखा कई बार उस चक्र को तोड़ने की कोशिश करती, कभी यादों को और तीखा करती, कभी शोर बढ़ाती, पर हर बार चक्र उसे बेअसर कर देता। धीरे धीरे मुहर के भीतर जमी काली धूल पिघलकर धुएं में बदल गई और हवा के साथ विलीन हो गई। फिर मुहर ने आखिरी बार चमककर खुद एक नया शब्द उभारा, स्मरण, शक नहीं। और उसके बाद उसकी धड़कन शांत गहरी हो गई, जैसे कोई पुराना घाव आखिर मरहम पा गया हो। प्रांगण का माहौल बदल गया। ढोल जैसी आवाज रुक गई और हवा में एक हल्की सी राहत फैल गई। नगर अब भी खंडहर था, पर अब उसमें कोई अदृश्य कड़वाहट नहीं घूम रही थी। समर ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब यहां फिर से कोई बैठकर बात कर सकेगा। नील ने प्रांगण के पत्थरों पर झुकर हाथ फेरा, मानो किसी बूढ़े के सिर पर स्नेह से हाथ रख रहा हो। ठीक तभी दूर की दीवार पर छाया सी हिलती दिखी। एक आकृति कुछ पल के लिए उभरी और फिर गायब, पर उसने जाते जाते ठंडी फुसफुसाहट छोड़ दी।
तुम यादों को शांत कर सकते हो, पर आने वाली गलतफहमियों का क्या करोगे? इस सवाल के साथ ही आसमान में बादल घिर आए। हल्की सी वर्षा शुरू हुई, जो पत्थरों को धोती हुई जैसे पुराने झगड़ों की धूल भी बहा ले गई। तीनों और उनके साथी प्रांगण के किनारे बैठ गए, थके पर भीतर से हल्के। और दक्ष ने महसूस किया कि यह यात्रा उसे केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि धीरजवान भी बना रही है। शाम होते होते उन्होंने चौकी नगर में रात बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि सुबह उन्हें पूर्व दिशा के एक और प्रदेश की ओर जाना था, जहां खबर थी कि कुछ लोग अचानक दूसरों के विचार सुनने का दावा करने लगे हैं और इससे वहां के रिश्ते टूटने लगे हैं। तंत्र स्वर ने धीमे से कहा, जब विचार बिना अनुमति सुने जाए तो शब्दों की जगह डर बात करता है। आग की लौ में प्रतिबिंब झिलमिलाया और दूर किसी अनजाने नगर में एक और मुहर जाग उठी, मानो दैवलोक के हर कोने में अब कोई न कोई छुपी साजिश धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी हो। और फिर भी इस रात कम से कम यहां एक पुरानी जगह ने नया सुकून पा लिया था, जैसे लंबे समय बाद किसी ने उसे सुना और समझा हो। एपिसोड 47। सुबह जब हल्की धूप खंडहरों की दरारों से भीतर उतरी तो चौकी नगर का शांत प्रांगण रात की तुलना में हल्का लग रहा था, मानो बारिश ने बीते विवादों की कड़वाहट को कुछ देर के लिए धो दिया हो। लेकिन तंत्र स्वर ने मन के भीतर याद दिलाया, यह शांति स्थायी नहीं, यह केवल तैयारी का विराम है। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां खबर थी कि कुछ लोग अचानक दूसरों के मन की हलचल सुनने लगे हैं, और इससे घरों, दोस्तों और यहां तक कि दलों के भीतर भी अविश्वास पनप रहा है। रास्ता हरे मैदानों, संकरी नदियों और छोटे छोटे पुलों से होकर गुजरता, पर हर पुल पर पहरा, हर चौकी पर सवाल, जैसे दैवलोक अब खुद अपने नागरिकों को परखने लगा हो। आधे दिन की यात्रा के बाद वे एक समृद्ध सा कस्बा पहुंचे। बाजार भरा हुआ, पर लोगों के चेहरे असामान्य रूप से सख्त। हर कोई दूसरे की ओर इस तरह देखता मानो उसकी आंखों के पीछे छुपा कोई विचार पकड़ लेना चाहता हो। एक दुकान के सामने दो भाई झगड़ रहे थे। तुमने मेरे बारे में मन में ऐसा सोचा? मैंने सुन लिया। दूसरा जवाब देता, मैंने सोचा नहीं। तुम्हें लग रहा है? किनारे खड़े लोग फुसफुसाते, यही नई बीमारी है। कस्बे के मुखिया, एक तेज नजरों वाले बुजुर्ग ने तीनों का स्वागत किया और सीधे मुद्दे पर बोले, कुछ दिनों से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे दूसरे के विचार सुन सकते हैं, न पूरी तरह, न स्पष्ट, बस आधे अधूरे टुकड़े। दक्ष ने पूछा, क्या यह अचानक शुरू हुआ? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। एक जुलूस के बाद, जहां शहर दल ने विश्वास संरक्षण के नाम पर एक नई मुहर का प्रदर्शन किया। उन्होंने बाजार के बीच एक ऊंचे स्तंभ की ओर इशारा किया। उस पर चमकदार पत्थर जड़ा था और उसके चारों ओर हल्की धुंध सी घूमती। लोग उसके पास जाते, हाथ रखते और फिर कुछ देर तक उलझन में लौटते हुए कहते कि उन्हें आसपास के लोगों के भाव सुनने लगे, न पूरे शब्द, सिर्फ बेचैनी, ईर्ष्या, डर या छुपी शिकायत। वन्या ने स्तंभ के पास जाकर महसूस किया, उसके चारों ओर एक पतली लहर कांपती थी, जैसे किसी ने हवा में रहस्यमय पर्दा डाल दिया हो। शौर्य ने कहा, यह सुरक्षा नहीं, यह लोगों के बीच दीवारें उठाने का साधन बन सकता है। तभी एक महिला रोते हुए आई, मेरे पति को लगता है कि मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूं। उन्हें मेरे मन से यही आवाज सुनाई देती है। पर वास्तव में वह केवल उनकी बीमारी की चिंता में उलझी थी। स्तंभ के नीचे, पत्थर के तले, दक्ष को वहीं काली धूल मिली, बहुत महीन, लेकिन पहचान में आने लायक। नील ने कहा, फिर वही मिलावट। और समर ने दांत भींचे, हर जगह यही हाथ। कस्बे की सभा ने तीनों को बुलाया। अंदर बहस चल रही थी। अगर यह मुहर लोगों को सच बोलने पर मजबूर करती है तो बुरा क्या? कोई कहता। पर यह सच नहीं, यह आधे भाव हैं जो पूरे झगड़े बन जाते हैं। दक्ष ने सभा के सामने समझाया, मन आवाजें नहीं, संकेत भेजता है, और यह मुहर उन्हीं संकेतों को बिना समझ के उघाड़ रही है। एक प्रतिनिधि बोला, इसे हटाया नहीं जा सकता, ये ऊपर से आया आदेश है। वही पुराना वाक्य, ऊपर से आदेश, नीचे से नुकसान। वन्या ने शांत स्वर में कहा, यदि आप इसे हटाना नहीं चाहते तो कम से कम लोगों को सही तरीका समझाइए। पर चर्चा और उलझ गई। कोई अपने दल की प्रतिष्ठा का हवाला देता, कोई सुरक्षा का, और इस बीच बाहर बाजार में गलतफहमियां बढ़ती चली गईं।
देर शाम स्तंभ के पास अचानक हंगामा हुआ। एक युवक ने चिल्लाकर कहा कि उसे किसी ने मारने का इरादा रखा है, क्योंकि उसे अपने मन में किसी की घृणा सुनाई दी। लोग इकट्ठा हुए, नजरें टकराईं और तनाव बढ़ता गया। दक्ष तुरंत पहुंचा। उसने युवक से पूछा, तुमने क्या सुना? युवक बोला, ये शब्द, काश ये रास्ते से हट जाए। पास खड़ी एक औरत कांप उठी। वह बोली, वो मेरा विचार था, पर मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं बस परेशान थी। ये सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट, यानी लोग अब अपने ही मन के थके, झल्लाए भावों से डरने लगे थे और दूसरों को दोषी मान रहे थे। तंत्र स्वर ने कहा, जब विचार आधे सुने जाएं तो सच दुश्मन लगने लगता है। दक्ष ने तय किया, मुहर के प्रभाव को समझे बिना इसे छोड़ना खतरनाक है। वह रात में स्तंभ के पास बैठ गया और कंगन की लय को उसके पत्थर तक पहुंचने दिया। धीरे धीरे पत्थर के भीतर की बनावट खुली। वहां 3 परतें थीं। पहली भावों को पकड़ती, दूसरी उन्हें बढ़ाकर बाहर भेजती और तीसरी काली धूल से बनी जो इन भावों को सबसे कटु रूप में मोड़ देती। वन्या और शौर्य पास पहरा देते रहे कि कोई बाधा न डाले। देर रात दक्ष ने पहली परत को नरम किया ताकि वह केवल अत्यधिक खतरनाक भाव ही पकड़े, सामान्य झल्लाहट नहीं। फिर दूसरी परत की तीव्रता घटाई ताकि भाव खुले में आए तो भी वे चेतावनी बने, आरोप नहीं। तीसरी परत सबसे कठिन, उसे शुद्ध करने के लिए उसने अपने भीतर की शांति को पत्थर में उतरने दिया, जैसे कोई गर्मी से उबलते पात्र पर ठंडा हाथ रख दे। काली धूल धीरे धीरे पिघली और धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। उसी समय कस्बे के कई घरों में बैठे लोग अचानक राहत महसूस करने लगे, जैसे उनके सिर से बोझ उतर गया हो। अगली सुबह स्तंभ के पास इकट्ठा लोग हैरान थे। अब उन्हें दूसरों के मन की कटु आवाजें नहीं सुनाई देती थीं। केवल तब जब कोई सच में बहुत गहरी नफरत या नुकसान की सोच रखता, तब भी वह आवाज अलग और साफ हो साफ होती, चेतावनी की तरह, न कि झगड़े का बहाना। कस्बे के मुखिया ने कहा, यह तो बेहतर है, अब हमारे पास एक साधन है, पर डर नहीं। सभा ने माना कि मुहर को पूरी तरह हटाने के बजाय उसका रूप बदला जाए और उसके साथ सार्वजनिक शिक्षा दी जाए कि यह केवल आपात संकेत है, न कि हर विचार का न्यायाधीश। लोग धीरे धीरे सहज होने लगे, पर इस घटना ने उनके भीतर यह सिखा दिया कि किसी उपकरण से पहले उसकी समझ जरूरी है। इस बीच एक और खबर आई। पास के मैदान में कुछ युवा बिना अनुमति दूसरों के रहस्य खोलने की चुनौती खेल रहे थे। मुहर के प्रभाव से दक्ष और वन्या ने उन्हें समझाकर रोका और बताया कि भरोसा टूटने में समय नहीं लगता। खेल समाप्त हुआ, पर उस खेल की याद ने कस्बे के कई रिश्तों में बारीक दरारें छोड़ दीं। समर ने रात को आग के पास कहा, जो चीज भरोसा बढ़ाने के लिए लाई गई थी, वही अगर बिना सोच इस्तेमाल हुई तो सबसे पहले भरोसा ही टूटेगा। नील ने जोड़कर कहा, और फिर लोग हर नई चीज से डरने लगेंगे। तंत्र स्वर बोला, डर के बाद अक्सर कोई रक्षक बनकर आता है और लोग बिना सवाल किए उसे सब सौंप देते हैं। यह सुनकर दक्ष के मन में दूर के नगरों का चित्र उभरा, नीलामी घर, अकादमियां और वे गुप्त समूह जो छाया में योजनाएं बुन रहे थे। कुछ दिन कस्बे में रहकर उन्होंने मुहर की निगरानी की व्यवस्था बनाई, स्थानीय गुरुओं को सिखाया कि कैसे इसकी परतों को समय समय पर जांचा जाए। फिर उन्होंने विदा ली, पूर्व दिशा से आगे, जहां पहाड़ियों के बीच एक अभयारण्य था, जिसकी रक्षा के लिए कहा जाता था कि कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है, जिससे बाहर के लोग भीतर नहीं जा पा रहे और भीतर के लोग बाहर आने से डरते हैं। यात्रा के दौरान हवा नम थी, बादल नीची उड़ान में, और दूर कहीं एक बार फिर वही अनदेखी आवाज जो कह रही थी, हमारे लिए हथियारों की जरूरत नहीं, बस भावों और नियमों को थोड़ा सा मोड़ देना ही काफी है। इस आवाज के साथ ही कहीं किसी अंधेरे कक्ष में एक नक्शे पर कई नगरों के चारों ओर छोटे छोटे काले चिन्ह जड़ दिए गए, जैसे बीज जो सही समय पर फूटने का इंतजार कर रहे हों। और दूसरी ओर उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा अब केवल दैत्य पशुओं से नहीं, बल्कि दैवलोक की आत्मा में उठते सूक्ष्म तूफानों से लड़ने की कहानी बन रही है, जिनसे बचाव केवल शक्ति से नहीं, समझ, धैर्य और सच्चे संवाद से ही संभव है। एपिसोड 48। अभयारण्य तक पहुंचने वाला मार्ग संकरा और चुप था।
पेड़ों की ऊंची कतारें दोनों ओर खड़ी, उनके बीच से गुजरती ठंडी हवा किसी अनकही चेतावनी जैसी लगती। और जितना आगे बढ़ते उतना ही आसपास की आवाजें कम होती जाती। न पक्षियों की पुकार, न जानवरों की सरसराहट, मानो पूरा क्षेत्र किसी अदृश्य आलिंगन में जकड़ा हो। शाम ढलने तक वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे लोग शांत वन अभयारण्य कहते थे। एक पुरानी पत्थर की दीवार से घिरा परिसर जिसके बीचों बीच सफेद मीनारें और ध्यान स्थल बने थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह कि दीवार के ठीक बाहर खड़े लोग भीतर जाने की कोशिश करते, और जैसे ही एक निश्चित सीमा पार करते, उनकी देह पीछे की ओर धकेल दी जाती, बिना किसी दिखाई देने वाली शक्ति के। एक वृद्ध साधिका, जिनका नाम आशा था, ने बताया, कुछ सप्ताह पहले से यह अदृश्य दीवार खड़ी है। हम कहते हैं यह हमें सुरक्षित रखती है, पर अब हमें लगता है कि यह हमें कैद कर रही है। भीतर रहने वाले लोग बाहर नहीं आ पाते। वे कहते कि बाहर कदम रखते ही दिल तेज धड़कने लगता है, सांस अटकती है और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे खींच लेता है। वन्या ने रस्सी बांधकर दीवार के भीतर जाने की कोशिश की। पहला कदम सामान्य, दूसरा भारी, तीसरे पर उसका सीना कसने लगा और चौथे पर जैसे कोई दबाव उसे पीछे धकेल रहा हो। उसने तुरंत पीछे हटकर सांस संभाली। शौर्य ने कहा, यह दीवार शरीर से ज्यादा मन को जकड़ती है। दक्ष ने दीवार के पास बैठकर कंगन की लय दीवार में उतारी। क्षण भर में उसे महसूस हुआ कि यह बाधा कई परतों की बनी है। सबसे बाहर सुरक्षा की भावना की परत, जो कहती है यहीं रहो, यहां सुरक्षित हो। उसके भीतर डर की परत, बाहर खतरा है। और सबसे भीतर एक पतली काली सिलाई, जो दोनों परतों को जोड़कर उन्हें धीरे धीरे कठोर बनाती जाती, ताकि लोग खुद ही बाहर जाने से मना कर दें। आशा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पहले हमने सोचा ये कोई आशीर्वाद है, क्योंकि बाहर अफवाहें, लड़ाइयां और अविश्वास फैल रहा था। पर समय के साथ हमने जाना कि जो भय हमें बचाता है, वही धीरे धीरे हमें कैदी बना देता है। अभयारण्य के भीतर रहने वाले साधक अब बाहर की दुनिया से कटते जा रहे थे। न नई औषधियां, न संवाद, बस पुरानी शिक्षाएं और बढ़ती चिंता। रात को ध्यान स्थल में सबने मिलकर बैठक की। आशा, कुछ युवा साधक, समर, नील और तीनों यात्री। आशा ने कहा, हम दीवार तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भय सच हैं, पर हम यह भी नहीं चाहते कि भय हमारा शासनकर्ता बन जाए। दक्ष ने सुझाव दिया, हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों की नई लय बनानी होगी। उसने समझाया कि अगर बाहरी परत को थोड़ा नरम कर दिया जाए, ताकि लोग अपने निर्णय से बाहर आएं, और भीतर की डर परत को शांत कर दिया जाए, तो दीवार एक मार्गदर्शक बन सकती है, जेल नहीं। वन्या ने प्रस्ताव रखा, पहले कुछ स्वयंसेवक बाहर जाकर छोटे कदम लें, जैसे पास के गांव तक जाना और फिर लौटकर अनुभव साझा करना। इससे दीवार धीरे धीरे लोगों के मन में अपनी कठोरता खो देगी। पर सबसे कठिन था काली सिलाई, जो दीवार को धीरे धीरे सख्त बना रही थी। तंत्र स्वर ने कहा, यह वही सूक्ष्म मिलावट है जो हर जगह डर को स्थायी बनाने के लिए डाली गई है। देर रात जब चांदनी दीवार पर पिघलती सी फैली, दक्ष ने कंगन के साथ दीवार की गहराई में प्रवेश किया। वह काली सिलाई जैसे मन के भीतर की गांठ हो। उसने महसूस किया कि यह लोगों की सबसे निजी आशंकाओं से जुड़ी है। रोग, हानि, अलगाव, अपमान, और उन्हें बार बार दिखाकर कहती है, बाहर मत जाओ। उसके पास इसे जबरन काटने का विकल्प था, पर वह जानता था कि इससे लोग और अधिक घबरा जाएंगे। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने दीवार के भीतर एक नया रास्ता बनाया, एक खिड़की, जहां से बाहर की हवा धीरे धीरे अंदर आ सके और अंदर की शांति बाहर। इस प्रक्रिया में वन्या और शौर्य बाहर खड़े होकर लोगों से बातचीत करते रहे, उन्हें बताते कि बाहर केवल संकट नहीं, समाधान भी है। सुबह जब सूरज उगा, एक युवा साधक नामाव्या ने पहला कदम बाहर रखा। उसकी सांस तेज हुई, पर उसने गहरी श्वास ली और धीमे धीमे आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में दबाव कम हुआ, जैसे दीवार ने उसकी हिम्मत को पहचाना हो। वह पास के गांव तक गया, वहां लोगों से बात की, औषधि ली और वापस लौटा। चेहरे पर चमक। बाहर उतना डरावना नहीं जितना हमारे मन ने बना दिया था। उसके अनुभव ने दूसरों में साहस जगाया। कुछ और लोग बाहर गए, कुछ व्यापार के लिए, कुछ समाचार जानने, और हर लौटने वाला व्यक्ति दीवार के भीतर राहत लेकर आता।
धीरे धीरे दीवार की बाहरी परत लचीली हुई। अब वह केवल अनजान खतरे पर चेतावनी देती, पर बिना वजह धक्का नहीं देती। भीतर की डर परत भी शांत होने लगी, क्योंकि लोग अब जान रहे थे कि निर्णय उनके हाथ में है। और इसी दौरान दक्ष ने अंदरूनी काली सिलाई को पकड़कर धैर्य से खोला, जैसे किसी जिद्दी गांठ को समझाकर खोला जाए। जब सिलाई अंततः ढीली पड़ी, दीवार ने एक लंबी शांत सांस ली और उसके ऊपर हल्की सुनहरी लकीर उभरी, मानो वह खुद कह रही हो, अब मैं कैद नहीं, संरक्षण हूं। आशा की आंखें भर आईं। हमने भय को गुरु बना दिया था। धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया। गुरु मार्ग दिखाता है, बांधता नहीं। अभयारण्य में रहने वाले लोगों ने यह तय किया कि अब वे नियमित रूप से बाहर जाएंगे, खबरें लाएंगे और फिर मिलकर तय करेंगे कि दीवार की चेतावनी कब माननी है और कब उससे आगे बढ़ना है। विदा लेने से पहले आशा ने दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी यात्रा केवल शक्ति की नहीं, दिलों की गांठें खोलने की है। यह सुनकर वह चुप रहा, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि शायद उसकी असली परीक्षा तलवारों से नहीं, बल्कि उन अदृश्य दीवारों से होगी जिन्हें लोग खुद बना लेते हैं। अभयारण्य से निकलते समय आकाश साफ था, लेकिन दूर क्षितिज पर गहरे बादल घिर रहे थे और तंत्र स्वर ने चेताया, कहीं कहीं दीवारें नहीं, सीधे तूफान खड़े हैं। अगला पड़ाव एक विशाल नदी प्रदेश था, जहां कहा जा रहा था कि जल अचानक अपने रास्ते बदल देता है। कभी खेतों में घुस जाता, कभी घरों से बचकर निकल जाता, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके मार्ग को खींचकर नया मोड़ दे दिया हो। यात्रा लंबी थी, पर उनके भीतर एक नया संतुलन था, और यह विश्वास भी कि डर चाहे जितना फैले, अगर लोग उसे समझकर सवाल पूछें तो सबसे कठिन दीवार भी रास्ता बन सकती है। एपिसोड 49। नदी प्रदेश की ओर बढ़ते ही परिदृश्य बदल गया। भूमि नीची, चारों तरफ फैले खेत और दूर दूर तक चमकती जलधाराएं जो कभी शांत बहतीं तो कभी अचानक मोड़ लेकर दूसरी दिशा पकड़ लेतीं। गांवों में लोग लगातार कगार ऊंची करते, मिट्टी के बांध बनाते, फिर अगले ही दिन देखते कि नदी ने रास्ता बदलकर उनके प्रयासों को व्यर्थ कर दिया, मानो जल अब अपने नियम खुद तय कर रहा हो। पहले गांव में पहुंचे तो बुजुर्ग किसान ने शिकायत की, पानी अब हमारा साथी नहीं रहा, यह हमें परखता है। और उसने दिखाया कि पिछली रात धारा ने सीधा खेतों के बीच रास्ता बना लिया, मगर अजीब तरह से घरों की दीवारों को छुआ तक नहीं। कुछ लोग इसे दैवी संकेत समझते, कुछ साजिश। दक्ष ने कंगन से प्रवाह की लय देखी। उसे लगा मानो कहीं से जल को नए रास्तों का निर्देश भेजा जा रहा हो, और हर निर्देश में एक वाक्य छिपा हो, लोग खुद बांट लो, हम तुम्हें बचा देंगे। नदी के मोड़ पर उन्हें कुछ लकड़ी के खंभे दिखे, ऊपर धातु की पट्टियां जड़ीं, जिन पर सिक्के से चिन्ह उकेरे थे। नील ने निरीक्षण किया, ये मार्ग चिन्ह हैं जो जल को एक दिशा में आकर्षित करते हैं। समर बोला, पर किसने लगाए? रात को जब नदी चांदनी में चांदी सी चमक रही थी, उन्होंने दूर किनारे 3 छायाएं देखीं। वे खंभों की दिशा बदलकर गायब हो गईं, और थोड़ी देर में पानी का रुख बदल गया। गांव वाले घबरा गए। किसी ने चिल्लाया कि दूसरे गांव वालों ने यह सब किया, जिससे झगड़ा भड़क उठा। तंत्र स्वर फुसफुसाया, जब संसाधन चलायमान हो, सबसे पहले विश्वास टूटता है। दक्ष ने भीड़ को शांत किया। उसने कहा, पहले समझो, यह जल तुम्हारे विरुद्ध नहीं, एक अदृश्य हाथ के निर्देश पर चल रहा है। फिर उसने खंभों की लय को बदला, ताकि वे केवल आपदा में ही नदी को मोड़ें, सामान्य दिनों में नहीं। वन्या और शौर्य ने दोनों गांवों के प्रमुखों को साथ बैठाया। उन्होंने तय किया कि अब मार्ग चिन्हों की चाबी किसी एक के पास नहीं होगी, बल्कि साझा समूह के पास, और किसी भी बदलाव से पहले सबको बताया जाएगा। काली धूल यहां भी मिली, खंभों के जोड़ों में दबे कण जो सामान्य सी तकनीक को चाल में बदल देते थे। जब उसे हटाया गया, जल की चाल स्थिर हुई। नदी ने खेतों को सींचा, घरों को छोड़ा, और लोगों के चेहरों पर महीनों बाद सुकून लौटा। विदा लेते समय एक बच्चे ने दक्ष से पूछा, अगर नदी फिर मुंह मोड़ ले? उसने मुस्कुराकर कहा, तब हम मिलकर उसका रास्ता समझेंगे और उसे सही जगह पहुंचने में मदद करेंगे। उस उत्तर में लड़ाई नहीं, साझेदारी थी। यात्रा आगे बढ़ी। अब उनका लक्ष्य उस ऊंचे नगर तक पहुंचना था जहां कहा जाता था कि लोग आने वाले समय की झलक देखने लगे हैं, और इस वजह से
उन्होंने वर्तमान के निर्णयों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। हवा में नमी थी, आकाश में भारी बादल, और कहीं दूर फिर वही अदृश्य आवाज। हमने तत्वों को नहीं बदला, बस लोगों की दृष्टि को थोड़ा सा मोड़ दिया। यह सुनकर दक्ष ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि चाहे जो भी हो, वह हर नगर में यह सवाल उठाएगा, कौन सा नियम सच की रक्षा के लिए है और कौन सा केवल डर को सत्ता देता है। एपिसोड 50। ऊंचे नगर की चढ़ाई लंबी और थकाने वाली थी। सर्पिल रास्ते पहाड़ी के चारों ओर घूमते, नीचे कई घाटियां जिनमें छोटे गांव मोतियों की तरह बिखरे, और ऊपर शिखर पर बसा वह नगर जिसकी दीवारें सूरज ढलते ढलते सुनहरी होकर फिर अचानक धुंधली पड़ जाती, जैसे किसी ने उनके ऊपर भविष्य की छाया डाल दी हो। प्रवेश द्वार पर पहरेदारों ने बताया कि यहां के लोग अक्सर कहते हैं, कल ऐसा होने वाला है, और उसी के डर या लालच में आज के काम छोड़ देते हैं, जिसके कारण व्यापार, प्रशिक्षण और यहां तक कि रिश्ते भी अटके पड़े हैं। नगर के चौक में एक ऊंचा मंडप था, बीच में पारदर्शी सा गोला जिसे लोग दर्शन दीप कहते। कोई उसके पास बैठता और दावा करता कि उसे आने वाले कुछ दिनों की झलक दिखी। कहीं सूखा, कहीं झगड़ा, कहीं चोट। लोग इन झलकियों को सच मानकर पहले से ही निर्णय बदल देते, और अजीब बात यह कि कई बार वही घटित हो जाता, मानो नगर अपनी ही डर की तस्वीर पूरी करने लग गया हो। सभा प्रधान ने समझाया, हमने इसे लोगों को सावधान करने के लिए रखा था, पर अब सावधानी भविष्य की गिरफ्त बन चुकी है। दक्ष ने गोले के पास बैठकर उसकी परतों को परखा। यह समय नहीं दिखाता था, बल्कि संभावनाएं, और फिर उनमें से सबसे डरावनी संभावना को ज्यादा चमक देता, ताकि लोग उसे असली भविष्य समझ लें। वन्या ने कहा, जब कोई एक ही राह देखे तो बाकी राह अपने आप अंधेरी लगने लगती है। शौर्य ने देखा कि युवा साधक प्रशिक्षण छोड़कर कह रहे हैं, वैसे भी मैं हारने वाला हूं, और व्यापारी स्टॉल बंद कर रहे, कल लूट पड़ेगी। इस तरह पूरा नगर धीरे धीरे खुद से हारने लगा। रात में गोला अचानक तेज चमका और कई लोगों को एक साथ एक ही झलक दिखी। शहर द्वार पर हमला, आग और भगदड़। तुरंत अफरा तफरी मच गई। परिवारों ने घरों से सामान निकालकर रास्तों पर ढेर लगा दिए। पहरेदारों ने चौकियां खाली कर दी, क्योंकि उन्हें में लगा कि वे बच नहीं पाएंगे। दक्ष ने गोले के पास आंखें बंद कर लय पकड़ी। उसे दिखा कि यह झलक केवल संभावित परिणाम थी, जो तब सच होती जब सब लोग डरकर अपनी अपनी जगह छोड़ देते। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर हम अपने स्थानों पर डटे रहें और तैयारी रखें तो यह दृश्य बदल सकता है। पर लोग उलझे रहे, क्योंकि गोले की चमक अब भी उन्हें खींच रही थी। तंत्र स्वर ने चेताया, यह उपकरण चेतावनी बन सकता है या खुद खतरा। तब दक्ष ने सभा से आग्रह किया कि आज रात केवल जिम्मेदार लोग ही गोले के पास रहें, बाकी लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए। वन्या और समर ने मिलकर पहरेदारों को संभाला, उन्हें सिखाया कि डर के साथ साथ योजना भी रखें। नील ने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि एक ही संभावना सच नहीं, कई रास्ते हैं। आधी रात को दक्ष ने गोले की गहराई में हाथ रखा। उसने उसमें एक नई लय जोड़ी, जिसमें संभावनाएं बराबर रूप से दिखाई दें, डरावनी भी, लेकिन साथ साथ वह राह भी जहां लोग मिलकर स्थिति संभाल लेते। धीरे धीरे गोले की चमक बदली। अब वह एक से अधिक दृश्यों को दिखाने लगा। कुछ में द्वार सुरक्षित रहे, कुछ में लोग मिलकर आग रोकते, कुछ में हानि कम हो जाती। और अचानक नगर के लोगों के चेहरे पर पहली बार सवाल उभरा, क्या हम नतीजा बदल सकते हैं? यह प्रश्न ही सबसे बड़ा मोड़ था। सुबह होने तक अफवाह धीमी पड़ चुकी थी। पहरेदार अपनी जगह थे, व्यापारी भी लौट आए, और गोला अब केवल चेतावनी देता, निर्णय नहीं थोपता। सभा प्रधान ने माना, भविष्य हमें डराने नहीं, तैयार करने के लिए दिखाया गया था। नगर में प्रशिक्षण फिर शुरू हुआ, और लोगों के बीच यह बात फैल गई कि संभावना पत्थर नहीं होती। विदा के समय एक बूढ़ी महिला ने दक्ष का हाथ पकड़कर कहा, तुमने हमारा कल नहीं बदला, बस आज हमें खड़े रहना सिखाया। यह वाक्य उसके मन में देर तक गूंजता रहा। आगे पहाड़ों के उस पार एक विशाल मैदान था, जहां कहा जाता था कि रातों रात अजनबी शिविर उभर आते हैं और सुबह तक गायब, जिनके पीछे बस पैरों के गहरे निशान और कुछ अजीब प्रतीक रह जाते हैं। तंत्र स्वर ने धीरे से कहा,
कभी कभी खतरा व्यक्ति नहीं, उसकी परछाई होती है, और इसी भावना के साथ वे नए रहस्य की ओर बढ़ चले, समझते हुए कि यह यात्रा अब केवल बाहरी संकटों को शांत करने की नहीं, बल्कि दैवलोक के मन के भीतर फैलती बेचैनी को पहचानने की भी है। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनते रहिए स्टोरी वाहक, जहां कल्पना हकीकत बन जाती है।